फोन की स्क्रीन पे घड़ी सुबह के 2:15 बजा रही थी। मुंबई में नदी के किनारे पुराने फेरी घाट की ओर जाने वाली कच्ची सड़क बिल्कुल सुनसान थी, जहां झींगुरों की आवाज पानी के पास की झाड़ियों से सरसराती हवा की आवाज में मिल रही थी। रोहन, एक बाइक टैक्सी ड्राइवर जिसने अपनी यूनिफॉर्म वाली जैकेट पहन रखी थी, जो धूप और धूल से बेरंग हो चुकी थी, ने थके हारे अपनी पुरानी मोटरसाइकिल का स्टैंड लगाया। एक शराबी ग्राहक को सुरक्षित घर छोड़ने के बाद रोहन ने ऐप बंद करके अपनी चौल में वापस जाकर सोने का मन बना लिया था, जहां वो दिन भर शहर के धुएं और धूल से जूझने के बाद आराम कर सकता था। तभी अचानक दूर से एक लग्जरी कार की तेज हेडलाइट्स ने ऊबड़-खाबड़ सड़क को रोशन कर दिया। वो एक चमकदार काले रंग की महंगी कार थी, जो इस वीरान जंगली घास से भरे नदी किनारे के माहौल में बिल्कुल अलग थलग लग रही थी। सड़क पर सालों से रोजी रोटी कमाने वाले एक व्यक्ति की सहज सतर्कता के साथ रोहन ने जल्दी से अपनी बाइक बंद कर दी और उसे घनी झाड़ी के पीछे छिपा दिया और अपनी सांस रोककर देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, इस समय यहाँ या तो कोई प्रेमी जोड़ा बात करने आया होगा या फिर कोई तस्कर किसी प्रतिबंधित सामान का सौदा करने। सबसे अच्छा यही है कि किसी मुसीबत में पड़ने से बचने के लिए दूर ही रहा जाए। कार पानी के ठीक किनारे आकर रुकी, जहां कच्ची सड़क सीधे काली तेजी से बहती नदी में मिलती थी। ड्राइवर की सीट का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। दूर लगे हाईमास्ट लैंप की पीली धुंधली रोशनी में वो आदमी एक भारी भरकम, गुस्सैल शक्ल वाला दिख रहा था, जिसने एक सलीकेदार काला सूट पहन रखा था, लेकिन उससे एक भयानक ठंडक महसूस हो रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, कार के पीछे गया, डिक्की खोली और एक व्हीलचेयर बाहर निकाली। जिस चीज ने रोहन को इतना हैरान कर दिया कि उसके हाथ से लगभग खून ही गिर गया, वो ये थी कि उस व्हीलचेयर पर कोई बैठा था, एक महिला, जिसका सिर ऐसे झुका हुआ था जैसे वो बेहोश हो। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ये सुनने की कोशिश की कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और नदी की हवा की साएं साएं की आवाज के कारण वो कुछ भी साफ नहीं सुन सका। उसने केवल ये देखा कि वो आदमी अजीब तरह से निर्णायक और क्रूरता से काम कर रहा था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे किसी रिश्तेदार को ताज़ी हवा खिलाने या नज़ारा दिखाने लाया हो। उसने व्हीलचेयर को घाट के किनारे तक धकेल दिया, जहां कोई सुरक्षा रेलिंग नहीं थी। वो आदमी कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़ा रहा। एक सिगरेट जलाई, लाल अंगारा एक पल के लिए चमका और फिर बुझ गया जब उसने सिगरेट का टुकड़ा पानी में फेंक दिया। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के एक जोरदार धक्के के साथ उसने व्हीलचेयर और उस पर बैठी महिला दोनों को सीधे गहरी नदी में धकेल दिया। एक जोरदार छपाक की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। पानी के छींटे हवा में उछले और भारी व्हीलचेयर महिला को अपने साथ तुरंत भंवर में खींचकर नीचे ले गई। रोहन एक पल के लिए सन्न रह गया। उसके दिमाग की हर नस तन गई थी। ये हत्या थी, उसकी आंखों के सामने एक क्रूर हत्या। स्वाभाविक डर ने उसके हाथ पैर कंपकपा दिए। वो अपनी जान बचाने के लिए यहां से बहुत दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन पानी में डूबती उस कमजोर महिला की छवि उसके दिमाग में घूमने लगी। एक ईमानदार इंसान की अंतरात्मा, एक गरीब लड़के के ज़मीर ने, जो कभी किसी बुरे काम को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, उसकी कायरतापूर्ण डर पर काबू पा लिया। धत तेरी की। रोहन ने अपने गले में एक गाली बुदबुदाई, अपना हेलमेट घास पर फेंका और अपने छिपने की जगह से बाहर भागा। वो कार की तरफ नहीं भागा, बल्कि तिरछे होकर कीचड़ वाले किनारे की ओर भागा और खुद को बर्फीले ठंडे पानी में झोंक दिया। रात में नदी का पानी ऐसा ठंडा था जैसे हजारों सुइयां उसकी त्वचा में चुभ रही हों। रोहन पश्चिमी भारत के नदी नालों वाले इलाके का था और एक अच्छा तैराक था, लेकिन इस हिस्से में नदी का बहाव उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज था। पानी के नीचे घना अंधेरा था। उसे शिकार को खोजने के लिए चारों ओर गंदे मटमैले पानी में आंखें फाड़ कर देखना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से उसके फेफड़े जलने लगे थे। पानी का दबाव उसकी छाती पर कस रहा था। रोहन का हाथ एक ठंडी धातु की चीज से टकराया। वो व्हीलचेयर थी। वो बहुत तेजी से डूब रही थी, शिकार को अपने साथ कीचड़ भरे तल में खींच रही थी। रोहन ने ऊपर खींचने के लिए व्हीलचेयर के हैंडल को पकड़ने के लिए पूरी ताकत से पानी में गोता लगाया,
लेकिन उसी पल उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला, जिसने उसके शरीर में खून जमा दिया। महिला पानी में आजादी से नहीं गिरी थी। उसे ताले वाली लोहे की जंजीरों से व्हीलचेयर में कसकर बांधा गया था। हत्यारा उसे सिर्फ नदी में धकेलना नहीं चाहता था, वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके बचने या तैरकर सतह पर आने का कोई मौका ना हो। ये एक बेहद क्रूर और सोची समझी योजना थी। पानी की ठंडक से महिला होश में आ गई लगती थी, लेकिन वो छटपटा नहीं सकती थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली थीं, गंदे पानी के माध्यम से रोहन को घूर रही थीं। उसकी आंखों में मदद की गुहार नहीं, बल्कि निराशा और समर्पण था, जैसे कि वो पहले से ही जानती हो कि ये मौत उसकी नियति है। रोहन के पास सोचने या डरने का समय नहीं था। वो जानता था कि उसके पास 1 मिनट से भी कम समय है, इससे पहले कि वे दोनों डूब जाएं। उसने अपनी जेब से छोटा सा फल काटने वाला चाकू निकाला, जो हमेशा उसके साथ रहता था और जिसे वो खाली समय में अमरूद काटने के लिए इस्तेमाल करता था। कुंद चाकू लोहे की जंजीरों को तो नहीं काट सकता था, लेकिन किस्मत से उस महिला को कुर्सी की पीठ पर मजबूत नायलॉन की रस्सियों से भी बांधा गया था। रोहन ने अपने दांत भींच लिए और अपनी पूरी ताकत से नायलॉन की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। जंग लगी कुंद ब्लेड पानी के प्रतिरोध के कारण रस्सी पर धीरे धीरे चल रही थी, जिससे ये काम दम घोटने वाला बन गया था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। नदी के तल पर बिताया गया हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। रोहन के फेफड़े फटने वाले थे। उसने महसूस किया कि पानी में दम घुटने से महिला का शरीर हल्के से ऐंठने लगा है। हिम्मत रख रोहन, तू ये कर सकता है, हिम्मत रख। वो अपने मन में चिल्लाया और आखिरी रस्सी टूट गई। महिला का शरीर भारी व्हीलचेयर से आजाद हो गया। रोहन ने जल्दी से उसकी कमर में हाथ डाला, व्हीलचेयर के किनारे पर अपने पैरों से जोरदार धक्का देकर गति पकड़ी और सतह की ओर तेजी से बढ़ा। उस लोहे की ढेर को ठंडी नदी की गहराई में डूबने के लिए छोड़ दिया। रोहन पानी की सतह पर आया और लालच से एक लंबी सांस ली। उसकी छाती में ऐसा दर्द हुआ जैसे किसी ने जोर से मुक्का मारा हो। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग ने उसे समय पर रोक दिया। कुछ ही दूरी पर घाट पर वो आदमी अभी तक गया नहीं था। वो वहां खड़ा था, कार के बोनट से पीठ टिकाए इत्मीनान से एक और सिगरेट जला रहा था। उसकी ठंडी आंखें शांत नदी की सतह पर टिकी थीं। ये सुनिश्चित करने के लिए इंतजार कर रहा था कि शिकार मर चुका है। रोहन समझ गया कि अगर उसने इस समय कोई भी आवाज की तो वो और ये महिला अगला निशाना होंगे। वो आदमी गवाह को खत्म करने में संकोच नहीं करेगा। एक हाथ से रोहन ने बेहोश महिला को सहारा दिया, दूसरे हाथ से उसने तैरती हुई जलकुंभी के एक गुच्छे को हल्के से पकड़ लिया और अंधेरे और पौधों का फायदा उठाकर दोनों की मौजूदगी को छिपाया। उसने उसके कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। चुप रहो, अगर जीना चाहती हो तो चुप रहो। महिला समझ गई लगती थी। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए, खांसी को दबा लिया जो बाहर आने को बेताब थी। उसका पूरा शरीर एक अजनबी की बाहों में कांप रहा था। 2 लोग, एक बूढ़ा और एक जवान, एक अमीर और एक गरीब, कीचड़ और कचरे की बदबू वाले पानी में डूबे हुए किनारे पर हत्यारे को अपनी सांस रोककर देख रहे थे। समय इतनी धीमी गति से बीत रहा था कि रोहन अपनी छाती में अपने दिल की धड़कन को साफ सुन सकता था, जो किनारे से टकराते पानी की आवाज में मिल रही थी। लगभग 15 मिनट बाद जब दूसरी सिगरेट खत्म हो गई, तब उस आदमी ने अपने हाथ झाड़े, मुड़ा और कार में बैठ गया। इंजन की गड़गड़ाहट हुई, कार ने रिवर्स किया, मुड़ी और तेजी से चली गई। अपने पीछे धुएं का एक धुंधला बादल छोड़ गई, जो रात में घुल गया। जब लाल टेल लाइट्स मोड़ के पीछे गायब हो गईं, तब जाकर रोहन ने राहत की सांस ली और अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करके महिला को किनारे तक तैरकर ले गया। कीचड़ भरा, फिसलन भरा किनारा एक ऐसे व्यक्ति को जमीन पर लाना एक यातना बना रहा था, जो खुद चल नहीं सकता था। रोहन कई बार गिरा, उसका चेहरा और कपड़े कीचड़ से सन गए। गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक गए। जब वो महिला को सूखी घास तक खींचने में कामयाब हो गया, तो रोहन थककर गिर पड़ा। काले आकाश को देखते हुए एक लोहार की धौंकनी की तरह हाँफ रहा था। महिला उसके बगल में लेटी खांस रही थी।
पानी के घूंट उगल रही थी, बादलों के पीछे से निकले धुंधले चांद की रोशनी में। रोहन को उस व्यक्ति को करीब से देखने का मौका मिला जिसे उसने अभी अभी बचाया था। वो लगभग 60 साल की एक महिला थी। हालांकि उसके बाल गीले और उलझे हुए थे और उसका चेहरा ठंड और डर से पीला पड़ गया था, लेकिन उसके चेहरे की बनावट अभी भी एक दुर्लभ शान और कुलीनता का एहसास करा रही थी। उसके कपड़े हालांकि कीचड़ से सने थे, फिर भी पहचाने जा सकते थे कि वे बेहतरीन रेशम के थे। उसकी कलाई पर जेड का एक कंगन था, जिसकी कीमत का अंदाजा रोहन ने लगाया कि वो उसकी 10 पीढ़ियों की कमाई के बराबर हो सकता है। रोहन घुटनों के बल उठा और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। आंटी जी, आप ठीक तो हैं? मैं पुलिस को फोन करता हूं और फिर एम्बुलेंस बुलाकर आपको अस्पताल ले चलता हूं। जैसे ही उसने पुलिस और अस्पताल शब्द सुने, महिला ने अचानक हिंसक प्रतिक्रिया दी। वो उछल पड़ी, उसके ठंडे हाथ रोहन की बाह पर कस गए। उसके नुकीले नाखून उसकी त्वचा में दर्दनाक रूप से चुभ गए। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं और उसने अपना सिर जोर जोर से हिलाया। नहीं, पुलिस को फोन मत करना, मुझे बिल्कुल अस्पताल मत ले जाना। उसकी आवाज कर्कश और टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक अधिकारपूर्ण मनाही थी। रोहन हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आप ये क्या अजीब बात कर रही हैं? किसी ने अभी अभी आपको मारने की कोशिश की है। हमें उस कमीने को पकड़वाने के लिए पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी। आप बहुत कमजोर हैं। अगर आप अस्पताल नहीं गईं तो आप मर जाएंगी। तुम नहीं समझोगे, महिला ने हाफते हुए कहा। उसकी आंखें सतर्कता से चारों ओर घूम रही थीं, जैसे कि दुश्मन झाड़ियों में छिपा हो। अगर तुम मुझे अस्पताल ले गए या पुलिस को सूचना दी तो खबर लीक हो जाएगी। उनके जासूस हर जगह है। वे मुझे अस्पताल के बिस्तर पर ही ढूंढकर मार डालेंगे और वे तुम्हें भी चुप करा देंगे। उसकी बातें रोहन के चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे की तरह थीं, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो सिर्फ एक बाइक टैक्सी ड्राइवर था जो दिन प्रतिदिन अपनी रोटी कमाता था। उसकी जिंदगी बस राइड्स, सड़क किनारे के खाने और अधूरी नींद के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी अंधेरी साजिश, गैंगस्टरों या अमीर परिवारों के झगड़ों में उलझ जाएगा, जैसा कि वो इंटरनेट पर हांगकांग की फिल्मों में देखता था। लेकिन इस महिला की दृढ़ आंखों और असली कंपकपी को देखकर उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि वो मजाक नहीं कर रही है। उसका डर असली था और बाहर मंडरा रहा खतरा भी असली था। तो आप क्या करें? मैं आपको यहां ऐसे नहीं छोड़ सकता। सुबह होने वाली है, ओस बहुत ठंडी होगी, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। रोहन ने अपना सिर खुजलाया। वो पूरी तरह से उलझन में था। महिला ने रोहन को देखा। उसकी आंखों में जांच और एक धुंधली उम्मीद का मिश्रण था। उसने उसके कीचड़ सने बाइक टैक्सी ड्राइवर के कपड़ों को देखा, उसके धूप से झुलसे चेहरे को देखा जिसमें चमकदार और दयालु आंखें थीं। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम रोहन है। रोहन, मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे किसी सुरक्षित जगह पर ले चलो। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई सोच भी नहीं सकता। बस मुझे कुछ दिनों के लिए पनाह दे दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। रोहन ने उसे देखा और फिर झाड़ियों में खड़ी अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को देखा। वो एक भाग्य के दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसकी अपनी सुरक्षा और शांति थी, बस 100 नंबर पर एक गुमनाम फोन करना और चले जाना था। दूसरी तरफ अंतरात्मा थी, एक ऐसे इंसान की जिंदगी जो एक अंधेरे मोड़ पर थी। उसे अपनी मां की मृत्यु से पहले की सलाह याद आई, गरीबी में भी ईमानदारी रखना और जरूरत में पड़े किसी की मदद करना, ये एक ऐसी नेकी है जो तुम दुनिया के लिए छोड़ जाते हो। रोहन ने एक लंबी सांस ली और अपनी जीभ से एक जोरदार टक की आवाज की। ठीक है, लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। आप बाइक पर चढ़ जाइए, मैं आपको अपने किराए के कमरे में ले चलता हूं। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, मेरी जगह बहुत गरीब, बदबूदार और तंग है, आपको सहना होगा। एक महिला को जिसके दोनों पैर लकवाग्रस्त थे। एक ऊंची मोटरसाइकिल पर बिठाना एक चुनौती थी। रोहन को उसे उठाकर सीट के पीछे बिठाना पड़ा, लेकिन चूंकि वो खुद को संतुलित नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अपनी गीली यूनिफॉर्म जैकेट उतारनी पड़ी और उसे अपनी पीठ से कसकर बांधना पड़ा, जैसे लोग बच्चे को बांधते हैं। अंजलि, उस महिला का नाम, ने उस अजनबी युवक की पतली लेकिन मजबूत पीठ पर अपना सिर टिका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
जो नदी के खारे पानी में मिल गए। उसने अपना पूरा जीवन विलासिता में बिताया था, महंगी कारों में यात्रा की थी और नौकर चाकर थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी जिंदगी एक गरीब बाइक टैक्सी ड्राइवर पर निर्भर होगी। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। उसके साइलेंसर की तेज आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। रोहन ने मुख्य सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं की। वो संकरी घुमावदार गलियों से गुजरा। वो झुग्गी झोपड़ियों के बीच से शॉर्टकट लेता रहा। सुरक्षा कैमरों वाले सभी ट्रैफिक लाइटों से बचता रहा। वो पूरी एकाग्रता के साथ गाड़ी चला रहा था। अपनी आंखें लगातार रियर व्यू मिरर में घुमा रहा था, इस डर से कि वो काली मर्सिडीज अचानक अंधेरे से निकलेगी और उन दोनों को कुचल देगी। रात की हवा ठंडी और चुभने वाली थी। रोहन को महसूस हुआ कि उसके पीछे महिला का शरीर तप रहा है। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थीं। उसे तेज बुखार चढ़ रहा था। उसने दांत भींचे और एक्सीलरेटर को और तेज किया। मोटरसाइकिल अंधेरी रात में ऐसे भागी जैसे एक विशाल तूफानी महासागर के बीच एक छोटी अकेली नाव। सुबह 3 बजे जब वो कचरे से भरे नाले के किनारे अपनी गरीब बस्ती में पहुंचा तो हर घर की बत्तियां बुझ चुकी थीं। देर रात एक अजीब मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। रोहन ने गली की शुरुआत में ही इंजन बंद कर दिया और शोर से बचने के लिए मोटरसाइकिल को उस पर बैठी महिला के साथ अंदर तक धकेला। उसका किराए का कमरा कतार के आखिर में था। एक पुरानी जर्जर टिन की छत वाला 1 मंजिला कमरा, दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ और धब्बेदार था। रोहन ने जल्दी से ताला खोला, अंजलि जी को अंदर सहारा दिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उसने कुंडी सावधानी से लगाई। उसने पुरानी फटी हुई खिड़की का पर्दा खींच दिया, हर दरार को ढक दिया ताकि कोई रोशनी बाहर न जा सके। एक पीले बल्ब की धुंधली रोशनी में कमरा अस्त व्यस्त दिख रहा था। रस्सी पर कपड़े लटके हुए थे और कोने में नूडल्स के पैकेटों का ढेर लगा था। उसने जल्दी से बीच में एक फटी हुई चटाई बिछाई और अंजलि जी को उस पर लिटा दिया। अंजलि जी अब बेहोश थीं, अस्पष्ट शब्द बुदबुदा रही थीं। उनका माथा कोयले की तरह जल रहा था। रोहन ने उसे देखा और फिर अपने अभी भी कांपते हाथों को देखा। उसने अभी अभी एक जान बचाई थी, लेकिन साथ ही वो एक बहुत बड़ी मुसीबत भी घर ले आया था, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। रोहन ठंडी टाइलों वाले फर्श पर बैठ गया, दीवार से पीठ टिकाकर। उसने अपनी बीड़ी निकालने की सोची ताकि वो होश में आ सके, लेकिन फिर उसे वापस रख दिया, इस डर से कि धुएं की गंध से महिला को असुविधा होगी। उसने उस शक्तिशाली महिला को अपनी फटी हुई चटाई पर सिकुड़कर लेटे हुए देखा। उसका दिल उलझन से भरा था। कल जब सूरज उगेगा तो उसकी जिंदगी पहले जैसी शांत नहीं रहेगी। बाहर हवा अभी भी दरवाजे की दरारों से सरसरा रही थी, जो गहरी नदी के तल से आते किसी की दर्द भरी चीख की तरह लग रही थी। एक चौंकाने वाले पारिवारिक रहस्य और एक गरीब बाइक टैक्सी ड्राइवर की यात्रा की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। आपने अभी अभी पहला भाग सुना। भाग्य की रात और नदी के नीचे टकराव। लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। बस अपने राज्य का नाम लिखना ही हमें बहुत खुश कर देगा। कृपया कहानी का दूसरा भाग सुने। सुबह की धुंधली रोशनी जर्जर टिन की चादरों की दरारों से छनकर नम फर्श पर धूल भरी लकीरें बना रही थी। रोहन का 12 वर्ग मीटर का कमरा अपनी गंदगी और घुटन भरी तंगी में प्रकट हुआ। नहर के किनारे झुग्गी झोपड़ियों की विशिष्ट सीलन भरी गंध बाम और खट्टे नूडल्स की गंध के साथ मिलकर एक गाढ़ा माहौल बना रही थी। अंजलि देवी ने कराहते हुए अपनी आंखें खोली। उसके पूरे शरीर में चोटों के दर्द ने उसे उसकी बेचैन, भ्रमित नींद से जगा दिया। जब उसने आंखें खोलीं तो पहली चीज जो उसे दिखाई दी वो बारीक नक्काशी वाली प्लास्टर की छत और परिचित भव्य क्रिस्टल झूमर नहीं, बल्कि एक धब्बेदार नीली प्लास्टिक की तिरपाल थी, जिसे पानी के रिसाव वाले धब्बों को ढकने के लिए लगाया गया था। वो घबराकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके लकवाग्रस्त पैरों में कोई सनसनी नहीं थी, जिससे वो खुरदरी चटाई पर धड़ाम से गिर गई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपने हाथ ठंडे फर्श पर रखे। उसकी उंगलियां जो केवल रेशम और ब्रोकेट को छूने की आदी थीं, अब धूल और रेत के किरकिरेपन को महसूस कर रही थीं। उसने चारों ओर देखा। उसकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी, जहां बिना धुले बर्तनों का ढेर और रस्सी पर लटके कुछ पुरुषों के कपड़े थे। ये कहाँ है? धरती पर नरक या एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना?
पिछली रात की भयानक यादें एक धीमी गति की फिल्म की तरह वापस आ गईं। उसके देवर का ठंडा, क्रूर चेहरा और काला पानी जो उसे निगल रहा था। वो कांप गई और अपना हाथ अपने गले पर रख लिया, जैसे कि वो उस चीख को रोकना चाहती हो जो बाहर आने को बेताब थी। खट! दरवाजे की कुंडी खुलने की सूखी आवाज ने उसे चौंका दिया। वो दीवार के कोने में सिकुड़ गई, एक पतली फटी हुई चादर से खुद को ढक लिया। रोहन अंदर आया। उसके हाथ में गरम भाप निकलते दलिया का कटोरा और दवा की एक पत्ती थी। उसे जगा हुआ देखकर उसने राहत की सांस ली और दलिया का कटोरा एक हिलते हुए प्लास्टिक के स्टूल पर रख दिया। आप जाग गईं? शुक्र है। मुझे डर था कि कल रात तेज बुखार से आपको कुछ हो ना जाए, रोहन ने नींद भरी लेकिन सच्ची आवाज में कहा। अंजलि जी ने उसे गहरी शंका से देखा। उसके फटे होंठ कसकर बंद थे। उसने उस युवक को पहचान लिया जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे नदी से बचाया था, लेकिन जीवन रक्षक होने का तथ्य भी उनके बीच की विशाल सामाजिक खाई को पाट नहीं सका। इस पल उसने पतले सफेद दलिया के कटोरे को देखा, जिसके बगल में कुछ मुरझाए हुए हरे प्याज थे। उसका पेट भूख से ऐंठ रहा था, लेकिन आसपास की गंदगी के कारण उसके गले में उल्टी आ रही थी। ये कहाँ है? उसने पूछा। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन अभी भी एक ऐसे व्यक्ति का अधिकार था जो आदेश देने का आदी हो। ये मेरा किराए का कमरा है, तुदुक, मुंबई के बाहरी इलाके की एक गरीब बस्ती में। आप चिंता ना करें, ये जगह एकांत में है और सुरक्षा खराब है। इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। वे लोग आपको इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे, रोहन ने कहते हुए एंटीबायोटिक की एक गोली निकाली और उसे गिलास पानी दिया। अंजलि जी ने गंदे पानी के गिलास को देखा और रोहन का हाथ झटक दिया। गिलास फर्श पर गिर गया, पानी उसकी पैंट पर छलक गया। मैं ये पानी नहीं पीऊंगी, मुझे फोन दो, मैं एक कॉल करना चाहती हूं, वो चिल्लाई। पिछली रात का डर अब एक घायल जानवर के गुस्से में बदल गया था जो मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था। रोहन वहीं खड़ा रह गया, फर्श पर फैले पानी के पोखर को और फिर चटाई पर बैठी महिला को देखता रहा। उसने प्लास्टिक का गिलास उठाया, अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए। उसने पूरी रात उसकी देखभाल की थी। दवा खरीदने के लिए अपनी जेब के आखिरी सिक्के भी खर्च कर दिए थे और बदले में उसे ये घमंडी रवैया मिला। मेरा फोन बिक गया। आज सुबह आपके लिए अच्छी बुखार की दवा खरीदने के पैसे के लिए मैंने उसे गली के कोने पर गिरवी रख दिया। अब इस घर में बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए कुछ भी नहीं है। रोहन ने रूखेपन से जवाब दिया। उसकी आवाज सख्त हो गई। अंजलि जी स्तब्ध थीं। उसने रोहन के कपड़ों को देखा, एक फटी हुई बनियान और पुरानी शॉर्ट्स। उसे अचानक अपनी स्थिति का एहसास हुआ। एक अरबों की रियल एस्टेट कंपनी की अध्यक्ष अब बिना एक पैसे के, बिना फोन के, अपाहिज पैरों के साथ एक गरीब बाइक टैक्सी वाले की दया पर जी रही थी। लाचारी ने उसकी आंखों से आंसू बहा दिए जो उसके धसे हुए गालों पर लुढ़क गए। रोहन ने उसे रोते देखा और उसका गुस्सा शांत हो गया। वो समझ गया कि वो सदमे में है। उसने एक लंबी सांस ली, चटाई के किनारे बैठ गया और उसके पैर में घाव की जांच करने के लिए धीरे से उसकी पैंट ऊपर की। उसके पैर पतले और सफेद थे, पुराने ऑपरेशन के निशानों से भरे हुए थे। चलने की क्षमता को बनाए रखने के लिए असफल सर्जरी के निशान। उन निशानों को देखकर रोहन का दिल भारी हो गया। उस ग्लैमर और शक्ति के पीछे जिसका उसने उसकी आभा से अंदाजा लगाया था, ये महिला भी मांस और खून की इंसान थी जो दर्द महसूस करती थी और अपने ऊपर ऐसी खामियां लिए हुए थी जिन्हें पैसे से नहीं भरा जा सकता था। आप थोड़ा दलिया खा लीजिए और फिर दवा ले लीजिए। मुझे पता है कि आपको ये जगह गंदी लग रही है और खाना खराब लग रहा है, लेकिन अगर आप अभी नहीं खाएंगी तो आपके पास भागने की ताकत नहीं होगी। बाहर वे लोग आपको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। रोहन की बात अंजलि जी के चेहरे पर ठंडे पानी की तरह पड़ी, जिसने उसे क्रूर वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने कांपते हाथों से दलिया का कटोरा उठाया और कड़वे घूंट निगलने की कोशिश की। आंसू गरम दलिया के कटोरे में गिर रहे थे। ये उसके जीवन का सबसे अपमानजनक भोजन था, लेकिन इस समय तक का सबसे कीमती भोजन भी। इस बीच बांद्रा की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित शानदार बंगले में माहौल बिल्कुल विपरीत था। विक्रम सिंह, अंजलि जी का महत्वाकांक्षी देवर,
एक आयातित बैल के चमड़े की कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में खून की तरह लाल वाइन का गिलास धीरे धीरे हिल रहा था। महंगे हाई-फाई स्पीकर से शास्त्रीय संगीत की मधुर धुनें बज रही थीं, जो शानदार लेकिन ठंडे स्थान को भर रही थीं। उसने वाइन का एक घूंट लिया, अपनी आंखें संतुष्टि से सिकोड़ ली और टैबलेट स्क्रीन को देखा। उस पर वो प्रेस विज्ञप्ति का मसौदा था जिसे उसने अभी-अभी तैयार किया था। अध्यक्ष अंजलि देवी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए स्विट्जरलैंड गईं। अस्थायी रूप से कंपनी का संचालन उपाध्यक्ष विक्रम सिंह को सौंप दिया। एक आदर्श योजना। उसने इस दिन के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी की थी। उसने अंजलि जी की निजी डॉक्टर को झूठे मेडिकल रिकॉर्ड बनाने के लिए रिश्वत दी थी। उसने ऑस्ट्रेलिया में अपनी भतीजी प्रिया को सभी संचार चैनलों को नियंत्रित करके अलग थलग कर दिया था। उसकी नज़र में उसकी विधवा भाभी रास्ते का एक जिद्दी पत्थर थी। और अब वो पत्थर मुंबई की नदी के तल में गहरा डूब गया था, जो उसे सत्ता के सिंहासन पर चढ़ने से कभी नहीं रोक सकता था। स्टडी रूम का दरवाजा खुला और कांचा अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो विक्रम का सबसे भरोसेमंद आदमी था, जिसने पिछली रात सीधे कार्रवाई की थी। सर, घटनास्थल पर सब कुछ साफ कर दिया गया है। कोई निशान नहीं छोड़ा गया है। कांचा ने सिर झुकाकर रिपोर्ट दी। विक्रम ने संतुष्टि से सिर हिलाया, अपना वाइन का ग्लास मेज पर रख दिया। अच्छा, और व्हीलचेयर डूब गई है। नदी के उस हिस्से में भंवर बहुत मजबूत है, केवल भगवान ही लाश को ढूंढ सकते हैं। हालांकि कांचा थोड़ा झिझका और फिर बोला, लेकिन सर, एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। क्या बात है? विक्रम की आंखें तेज हो गईं। जब मैं कार के डैश कैम को फिर से देख रहा था, पीछे का फुटेज एक बहुत ही छोटे पल के लिए ब्रेक लाइट की लाल रोशनी सड़क के किनारे की झाड़ियों पर पड़ी। मैंने एक मोटरसाइकिल की परछाई देखी। बहुत धुंधली थी, नंबर प्लेट नहीं दिख रही थी, लेकिन निश्चित रूप से जब हम काम कर रहे थे तब वहां एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। विक्रम उछल पड़ा। मेज पर रखा वाइन का गिलास कांपने लगा। उसने कांचा को घूर कर देखा। उसके माथे पर नसें उभर आईं। तुम क्या कह रहे हो? वहां कोई था? मैं 100% निश्चित नहीं हूं। हो सकता है कि ये किसी अवैध मछुआरे या किसी प्रेमी जोड़े की बाइक हो। जब मैंने जांच की तो वहां कोई नहीं था। लेकिन वगैर कुछ नहीं, विक्रम चिल्लाया। टैबलेट को सोफे पे फेंक दिया। गलती से किसी निर्दोष को मारना चूकने से बेहतर है। तुम तुरंत उस नदी घाट के आसपास के सभी निवासियों के कैमरों की जांच करो। 5 किलोमीटर के दायरे में उस मोटरसाइकिल को ढूंढो। अगर किसी ने कल रात की घटना देखी है तो मैं चाहता हूं कि कल सूरज ढलने से पहले उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। अपराधी के मन में बेचैनी घर करने लगी थी। एक छोटी सी चींटी घी पूरे बांध को गिरा सकती है अगर उसे जड़ से खत्म ना किया जाए। विक्रम इस नियम को किसी से भी बेहतर समझता था। गरीब बस्ती में वापस तनावपूर्ण माहौल रोहन के छोटे से कमरे पर छाया हुआ था। जैसे ही उसने अंजलि जी को एंटीबायोटिक की खुराक दी, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। खट खट खट। रोहन, घर पर हो क्या? एक जानी पहचानी आवाज ने रोहन का दिल लगभग रोक दिया। वो थे इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा, इस इलाके की सुरक्षा के प्रभारी पुलिस अधिकारी। अर्जुन एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी थे जो अक्सर निवासियों से मिलने आते थे और रोहन की ईमानदारी के लिए विशेष रूप से उसका सम्मान करते थे। लेकिन इस स्थिति में अर्जुन का आना मौत के दूत के दरवाजा खटखटाने जैसा था। अंजलि जी चौंक गईं। चम्मच उनके हाथ से फर्श पर गिर गया, जिससे एक तीखी आवाज हुई। उसका चेहरा खून रहित हो गया। उसने रोहन को अत्यधिक विनती भरी नजरों से देखा। उसका हाथ खिड़की के पुराने पर्दे की ओर इशारा कर रहा था, जो सोने के कोने को बाहर से अलग करता था। रोहन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। जल्दी से उसे उठाकर पर्दे के सबसे छिपे हुए कोने में रख दिया और उसे पुराने कपड़ों के ढेर से ढक दिया। उसने अपने बाल ठीक किए, शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। नमस्ते साहब, आज आप इतनी जल्दी गश्त पर? रोहन ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, अपनी बाह को दरवाजे के फ्रेम पर रखकर अंदर के दृश्य को छिपाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर अर्जुन वहां खड़े थे, अपनी साफ सुथरी वर्दी में। उनकी तेज आंखें रोहन के पसीने से भीगे चेहरे पर और फिर अंधेरे कमरे के अंदर गईं। हाँ, मैं बस हालात का जायजा लेने आया था। इन दिनों हमारे इलाके में छोटी मोटी चोरियां बहुत हो रही हैं, लेकिन आज दरवाजा इतना बंद क्यों है?
आमतौर पर इस समय तक तुम ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खोल देते हो? अर्जुन ने पूछा। उसका लहजा आकस्मिक था, लेकिन जांच पड़ताल से भरा था। जी, कल रात देर से बाइक चलाकर लौटा। बारिश में भीग गया था, थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, इसीलिए मैंने दरवाजा बंद करके आराम करने का सोचा। रोहन ने सफाई से झूठ बोला, हालांकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्जुन ने सिर हिलाया और एक कदम दरवाजे के अंदर रखा। उसकी नजर मेज के नीचे कीचड़ से सनी हाई हील्स पर पड़ी, जिसे रोहन लापरवाही से हटाना भूल गया था। डिजाइनर जूते भले ही गंदे थे, लेकिन उनकी बनावट इस बस्ती की यौन कर्मियों या मेहनती गृहिणियों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। रोहन ने अर्जुन की नजर का पीछा किया और ठंडे पसीने ने उसकी पीठ भिगो दी। उसने जल्दी से अपने पैर से अपनी चप्पल को जूतों के ऊपर खिसका दिया और विषय बदलने की कोशिश की। अरे अर्जुन साहब! पड़ोस के राजू के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का क्या हुआ? वो मुझसे बार बार पूछने के लिए कह रहा था। अर्जुन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपने सिगरेट का पैकेट निकाला, रोहन को एक सिगरेट दी और फिर अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, ये जूते किसके हैं रोहन? नई गर्लफ्रेंड? काफी महंगे लग रहे हैं। क्या कोई अमीर घर की लड़की यहां भटक गई है? अर्जुन का आधा मजाक, आधा गंभीर सवाल रोहन के गले में एक तेज चाकू की तरह था। वो जानता था कि अर्जुन कोई नौसिखिया नहीं है। एक भी हकलाता हुआ जवाब अर्जुन को तुरंत शक में डाल देगा। जी नहीं साहब, मेरी मौसी गांव से आई हैं। वो शहर में एक अमीर घर में काम करती हैं। उन्हें ये पुराने जूते मिले हैं। वो मुझसे मिलने आई थीं और अंदर आराम कर रही हैं। रोहन ने एक कहानी गढ़ी जो उस पल में सबसे विश्वसनीय लगी। अच्छा, तुम्हारी मौसी बीमार है क्या, जो इतनी चुपचाप लेटी हैं? क्या मुझे पूरन के स्वास्थ्य केंद्र को बुलाना चाहिए? अर्जुन ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। रोहन ने जल्दी से रास्ता रोक लिया, घबराकर हाथ हिलाया। नहीं साहब, वो बस की यात्रा से थकी हुई है। एक झपकी के बाद ठीक हो जाएंगी। आप अंदर आएंगे तो वो असहज हो जाएंगी। आप जानते हैं, गांव के लोग। अर्जुन रुक गया और रोहन की आंखों में गहराई से देखा, जैसे कि वो उसके मन को पढ़ना चाहता हो। रोहन ने अपनी नजरें नहीं झुकाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ के पीछे छिपे हाथ इतनी कसकर मुट्ठी में बंधे थे कि सफेद पड़ गए थे। पर्दे के पीछे अंधेरे कोने में अंजलि जी ने अपनी सांस रोक रखी थी। डर के मारे रोने से बचने के लिए अपना मुंह कसकर बंद कर लिया था। अंत में अर्जुन ने रोहन के कंधे पर थपथपाया और हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, उसे आराम करने दो, लेकिन सुनो। रोहन, कल रात बिन कोई नदी घाट के पास कुछ गड़बड़ हुई थी। तुम अक्सर उस इलाके में बाइक चलाते हो। अगर कुछ अजीब देखो तो तुरंत मुझे बताना। कुछ भी मत छिपाना। अगर कानून के चक्कर में पड़ गए तो मुश्किल होगी। रोहन ने जल्दी से सिर हिलाया। जी साहब, मैं समझ गया। मैं बस अपनी रोटी कमाने के लिए बाइक चलाता हूं। मैं उन मामलों में नहीं पड़ना चाहता। अर्जुन मुड़कर चला गया, लेकिन जब वो गेट पर पहुंचा तो उसने अचानक मुड़कर कोने में खड़ी मोटरसाइकिल को देखा। बाइक अभी भी लाल कीचड़ से सनी हुई थी, उस तरह की मिट्टी जो केवल पुराने फेरी घाट के पास नदी के किनारे पाई जाती थी। शहर की धूल भरी मिट्टी से बिल्कुल अलग। पुलिसकर्मी की आंखें विचार मग्न होकर सिकुड़ गईं और फिर वो चुपचाप चला गया, अपने पीछे भारी बेचैन माहौल छोड़ गया। रोहन ने दरवाजा बंद कर दिया और जमीन पर फिसल गया। जैसे कि उसने अभी अभी मैराथन दौड़ी हो। वो जानता था कि वो बाल बाल बचा है, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन की आखिरी नजर ने संकेत दिया कि वो अब शक के दायरे में है। अंजलि जी ने पर्दा हटाकर बाहर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दोनों, अमीर और गरीब, समझ गए थे कि भाग्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वे दो पाटों के बीच फंसे हुए थे। एक तरफ क्रूर गैंगस्टर थे, दूसरी तरफ कानून जो शक कर रहा था। और इस तंग किराए के कमरे में उनका जीवन हवा में एक दीपक की लौ की तरह नाजुक था। आपने अभी अभी दूसरा भाग सुना, किराए का कमरा और दुष्ट का साया। कृपया कहानी का तीसरा भाग सुने। अंधेरा धीरे धीरे शाम की बची खुची रोशनी को निगल गया, जिससे किराए का कमरा एक भयावह सीलबंद बक्से में बदल गया। जब रात हुई तो बीमारी का राक्षस भी जाग उठा। उस शक्तिशाली महिला के पहले से ही थके हुए शरीर को प्रताड़ित करने लगा। टक्कर और प्रदूषित नदी के पानी के संक्रमण के कारण अंजलि जी को तेज बुखार हो गया। वो चटाई पर सिकुड़ कर लेटी थीं। उनका पूरा शरीर तूफानी हवा में एक सूखी पत्ती की तरह कांप रहा था। उनकी सांसें गर्म, घरघराती और रुक रुक कर चल रही थीं। रोहन कमरे के कोने में घुटने मोड़कर बैठा था।
उस महिला को मौत से जूझते हुए देख रहा था। और उसका दिल आग की तरह जल रहा था। उसने उसके माथे को छुआ, जो कोयले की तरह तप रहा था। सुबह खरीदी गई एंटीबायोटिक गोलियां तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं लग रही थीं। अपने भ्रम में अंजलि जी अब अपनी सामान्य ठंडी घमंडी उपस्थिति बनाए नहीं रख सकीं। वो छटपटा रही थीं। उनके पतले हाथ हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। उनके मुंह से टूटे फूटे लेकिन दर्द भरे शब्द निकल रहे थे। प्रिया, भागो बेटी, उस पर विश्वास मत करो, भागो। भ्रम में एक मां की दिल दहला देने वाली चीख ने रोहन को स्तब्ध कर दिया। वो नहीं जानता था कि प्रिया कौन है, लेकिन उसकी झुर्रीदार आंखों के कोने से निकलते आंसू को देखकर वो समझ गया कि वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एकमात्र कारण है कि वो अभी भी जीवन से चिपकी हुई है। रोहन जल्दी से एक पुराने तौलिए को ठंडे पानी के बेसिन में डुबोने, उसे निचोड़ने और उसके माथे पर रखने के लिए दौड़ा। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा, लगातार तौलिया बदलता रहा और समय समय पर चम्मच से उसके कसकर भींचे हुए दांतों को खोलकर थोड़ा गर्म पानी डालता रहा। सुबह के करीब जब बुखार अस्थायी रूप से कम हो गया, तब जाकर रोहन ने दीवार से पीठ टिकाकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करने की हिम्मत की। लेकिन कुछ ही मिनटों की नींद के बाद अंजलि जी की बुदबुदाहट ने उसे चौंका दिया। वो प्यासी थीं। रोहन ने चारों ओर देखा, पानी की बोतल खाली थी। उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और दवा खरीदने के लिए अपना सारा पैसा खर्च करने के बाद बचे हुए मुड़े तुड़े नोट निकाले। केवल 20 रुपए बचे थे। रोहन ने पैसे को देखा और फिर अंजलि जी के धसे हुए चेहरे को देखा। उसने एक उदास लेकिन दृढ़ सांस ली और उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी घिसी पिटी चप्पलें पहनी, धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। 15 मिनट बाद वो गली के कोने से खरीदे गए गर्म सफेद दलिया के एक पैकेट और दलिया बेचने वाली महिला से मांगे गए कुछ हरे प्याज के साथ लौटा। चावल और हरे प्याज की सुगंध एक साथ मिल गई। सरल लेकिन अजीब तरह से गरम नम कमरे में फैल गई। बीमारी के उदास माहौल को कुछ हद तक दूर कर दिया। रोहन ने दलिया को एक टूटे हुए कटोरे में डाला, जो उसके बर्तनों में सबसे कीमती चीज थी। उस पर हरे प्याज छिड़के और धीरे से अंजलि जी को उठने में मदद की। उठिए और थोड़ा दलिया खा लीजिए ताकि ताकत आ सके। कड़वी दवा बीमारी को ठीक करती है और गरम दलिया ठंड को दूर करता है। हिम्मत रखिए आंटी जी, रोहन ने कहा। उसकी आवाज नींद की कमी से कर्कश हो गई थी। अंजलि जी ने अपनी आंखें खोली। बुखार कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन उनका पूरा शरीर अभी भी ऐसा दर्द कर रहा था जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। उसने उस अजनबी युवक के हाथ में भाप निकलते दलिया की कटोरे को देखा। यह शार्क फिन सूप नहीं था, यह मीठे सिरप में उबला हुआ पक्षी का घोंसला नहीं था, जिसे वह आमतौर पर अपने सोने से मढ़े बंगले में हर सुबह खाती थीं। ये सिर्फ सफेद दलिया था, एक ऐसा भोजन जिसे उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि उसे निगलना पड़ेगा। लेकिन जब उसने रोहन की गहरी धसी हुई आंखों और सच्ची चिंता को देखा तो उसके सीने में एक अजीब भावना उमड़ पड़ी। उसने रोहन द्वारा खिलाए गए दलिया का एक चम्मच पिया। चावल की मिठास, प्याज और काली मिर्च का तीखा स्वाद एक साथ मिल गया। उसके खाली पेट में सीधे चला गया, उसके ठंडे शरीर को गर्म कर दिया। और फिर वो खुद को रोक नहीं सकी। गर्म आंसुओं की 2 धाराएं उसके गालों पर लुढ़क गईं और दलिया के कटोरे में गिर गईं। वो आत्मदया के लिए नहीं रोई, डर के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराई से एक गहरी भावना के लिए रोई। कितने समय से किसी ने उसकी इस तरह देखभाल नहीं की थी। क्रूर व्यापार की दुनिया में 20 साल बिताने के बाद उसकी प्रशंसा की गई, उसकी चापलूसी की गई, लेकिन उसने कभी भी निस्वार्थ मानवीय गर्मजोशी का अनुभव नहीं किया था। उसके आसपास के लोग बस उसके फिसलने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उसे नोच सके। यहां तक कि विक्रम जैसे करीबी रिश्तेदार भी उसे पैसे के लिए मौत के घाट उतारने को तैयार थे। और अब एक गरीब बाइक टैक्सी ड्राइवर जिसे उसने कभी आधी आंख से भी नहीं देखा था, उसकी जिंदगी खरीदने के लिए अपने आखिरी सिक्के खर्च कर रहा था। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? अंजलि जी ने पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी और भावनाओं से भरी हुई थी। मैं एक अजनबी हूं
और मैं तुम्हारे लिए मुसीबत ला रही हूं। तुम मुझे उस नदी किनारे मरने के लिए छोड़ सकती थी। रोहन रुक गया, दलिया का अगला चम्मच धीरे से फूंका और उदासी से मुस्कुराया। आपने एक कठिन सवाल पूछा है। मुझे खुद नहीं पता, शायद इसलिए कि मैं दुख का आदी हूं, और जब मैं किसी को खुद से ज्यादा दुखी देखता हूं तो मैं मदद किए बिना नहीं रह सकता। इसके अलावा मेरी माँ की भी बीमारी से मृत्यु हो गई थी, और जब वो गुजरी तो मैं उनके लिए एक अच्छा कटोरा दलिया बनाने के लिए घर पर नहीं था। अब आपको देखकर मुझे दुख होता है। रोहन के सरल, बिना लाग लपेट के जवाब ने अंजलि जी द्वारा इतने सालों में बनाए गए लोहे के कवच को भेद दिया। उसे एहसास हुआ कि जिस दौलत पर उसे कभी गर्व था वो वास्तव में दुखद रूप से अकेली थी। उसने रोहन का कठोर खुरदुरा हाथ पकड़ा, वो हाथ जो मोटरसाइकिल के तेल से सना था लेकिन किसी भी मखमली हाथ से ज्यादा गर्म था जिसे उसने कभी पकड़ा था। रोहन, मैं तुम्हारी एक जिंदगी की कर्जदार हूं। इस पल से मैं कोई अध्यक्ष अंजलि देवी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक अपाहिज बूढ़ी औरत हूं जो तुम्हारी दया पर निर्भर है। लेकिन मैं कसम खाती हूं, अगर मैं इस मुसीबत से बच गई तो मैं तुम्हें इस तरह गरीबी में नहीं रहने दूंगी। रोहन हंसा और उसे झिड़क दिया। छोड़िए भी आंटी जी, बात की बातें बाद में सोचेंगे। अभी आप ये दलिया का कटोरा खत्म कर दीजिए। नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा और पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उस भाग्यपूर्ण नाश्ते के बाद किराए के कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल गया। संदेह अमीर और गरीब के बीच की खाई मिट गई लगती थी, और उसकी जगह दो लोगों के बीच एक मजबूत मौन बंधन ने ले ली थी, जो एक ही तरफ थे। अंजलि जी धीरे धीरे ठीक होने लगी, हालांकि उनके पैर अभी भी नहीं हिल सकते थे। लेकिन उनका दिमाग फिर से तेज हो गया था। एक व्यापारिक महारानी की प्रवृत्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जाग उठी। वो जानती थीं कि वो यहाँ लेटे लेटे मौत का इंतजार नहीं कर सकती। विक्रम तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे उनकी लाश नहीं मिल जाती। अगले कुछ दिनों में छोटा सा किराए का कमरा एक विशेष कक्षा में बदल गया। अंजलि जी ने रोहन को प्रशिक्षित करने का अभियान शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जीवित रहने और पासा पलटने के लिए उसे अपने लिए बाहर काम करने के लिए एक जोड़ी हाथ, एक जोड़ी आंखें और एक दिमाग चाहिए, और रोहन को चुना गया था। सीधे बैठो, अंजलि जी ने सख्ती से कहा। अपने हाथ में एक चॉपस्टिक से रोहन के कंधे पर मारा। जब उसने उसे अपनी फटी शर्ट सिलते हुए झुके हुए देखा, रोहन चौंक गया और जल्दी से सीधा हो गया। जी, मैं तो बस बैठा था। तुम्हारे बैठने का तरीका समर्पण और दीनता दिखाता है। विक्रम जैसे लोगों का सामना करने के लिए तुम्हें एक मालिक का रवैया अपनाना होगा, भले ही तुम फटी शर्ट पहने हो। तुम्हारी नजरें सीधी होनी चाहिए। चोर की तरह लगातार घूमनी नहीं चाहिए। तुम्हारी आवाज गहरी और निर्णायक होनी चाहिए, हकलाना नहीं चाहिए। अंजलि जी ने रोहन को देखना सिखाना शुरू किया। उसने खिड़की की दरार से इशारा किया, रोहन को गली में चलते लोगों को देखने और उनका विश्लेषण करने के लिए कहा। उस चलते हुए आदमी को देखो, तुम्हें क्या दिखता है? जी, वो लंगड़ा रहा है। शायद उसके पैर में दर्द है, रोहन ने भोलेपन से जवाब दिया। बिल्कुल गलत, अंजलि जी ने अपना सिर हिलाया। ध्यान से देखो, उसकी जूते का एक किनारा घिस गया है। उसके बाएं हाथ में एक काला प्लास्टिक का थैला है, लेकिन उसने उसे अपनी बगल में बहुत कसकर दबा रखा है और वो लगातार पीछे देख रहा है। ये पैर का दर्द नहीं है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के चलने का तरीका है जो कुछ कीमती छिपा रहा है और लूटे जाने से डर रहा है। विस्तार पर ध्यान देने वाली अवलोकन शक्ति तुम्हें खतरनाक स्थितियों में बचाएगी। अंजलि जी के कठोर लेकिन समर्पित मार्गदर्शन में रोहन धीरे धीरे बदल गया। उसने अधिक तार्किक रूप से सोचना शुरू कर दिया। काम आवेगी और भावनात्मक हो गया। उसने सड़क किनारे की चाय की दुकानों से खबरें सुनना सीखा। कौन सी जानकारी बेकार अफवाह है और कौन सी जानकारी मूल्यवान है, इसे फिल्टर करना सीखा। एक असभ्य बाइक टैक्सी ड्राइवर से रोहन धीरे धीरे अधिक तेज और चालाक हो गया। वो एक खुरदुरे हीरे की तरह था जिसे एक माहिर कारीगर द्वारा तराशा जा रहा था। एक शाम जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और टिन की छत पर बारिश की बूंदों की आवाज ने आसपास की सभी आवाजों को दबा दिया था, अंजलि जी ने रोहन को अपने पास बुलाया और अपने हाथ से जेड की अंगूठी उतारी।
ये एकमात्र चीज थी जो उसने रखी थी, लेकिन रोहन को नहीं दी थी। उसने अंगूठी के अंदरूनी हिस्से को घुमाया, अपने नाखून का उपयोग करके एक छोटे से बारीक बने हुए लैच को खोला, जिसके अंदर संख्याओं की एक पंक्ति खुदी हुई थी। रोहन, ध्यान से सुनो, ये क्वेंट 5 के एक पुराने सुपरमार्केट में एक स्वचालित सामान लॉकर का गुप्त कोड है। ये वो जगह है जहां मैंने और प्रिया की जिंदगी का बीमा रखा है। उसमें एक बैकअप फोन और महत्वपूर्ण डेटा वाली एक यूएसबी है। रोहन ने अंगूठी को देखा और अपना थूक निकला। आप चाहती हैं कि मैं उसे ले आऊं? हाँ। लेकिन ये सिर्फ सामान लाने जितना आसान नहीं है। वो क्षेत्र निश्चित रूप से विक्रम के लोगों की नजर में होगा, क्योंकि वो मेरी आदतें जानता है। तुम्हें वहां जाना होगा, लेकिन किसी को तुम्हारी असली पहचान का पता नहीं चलने देना है। तुम्हें भेष बदलना होगा। भेष बदलना? रोहन हैरान था। हाँ, तुम इस पुरानी मोटरसाइकिल पर नहीं जा सकते। और तुम ये बाइक टैक्सी ड्राइवर की वर्दी नहीं पहन सकते। तुम्हें कोई और बनना होगा, कोई ऐसा जिस पर वे कभी ध्यान नहीं देंगे। अंजलि जी ने रोहन को भेष बदलने का तरीका बताया। उसने उसे अपनी बेतरतीब दाढ़ी साफ करने, अपने उलझे बालों को पीछे करने और पड़ोस के एक चाचा से एक सफाई कर्मचारी की वर्दी उधार लेने के लिए कहा। उसने उसे अपना चेहरा झुकाकर चलना, झाड़ू पकड़ने का तरीका सिखाया, ताकि वो स्वाभाविक लगे और भीड़ में घुल मिल जाए। अगली सुबह रोहन दीवार पर लगे टूटे शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसने खुद को नारंगी और हरे रंग की सफाई कर्मचारी की वर्दी में देखा। उसका साफ चेहरा उन कोणीय मर्दाना विशेषताओं को प्रकट कर रहा था जो इतने लंबे समय से जीवन की धूल और गंदगी से छिपी हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली और अंजलि जी की ओर मुड़ा। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में विश्वास और प्रोत्साहन था। याद रखना, आत्मविश्वास सबसे अच्छा भेष है। जाओ और सच्चाई वापस लाओ। रोहन दरवाजे से बाहर निकला। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उसे अब नदी किनारे वाली रात की तरह डर महसूस नहीं हो रहा था। उसके सीने में अब एक मिशन की आग जल रही थी। वो सिर्फ एक चीज लेने नहीं जा रहा था, वो उस अंधेरे कमरे में व्हीलचेयर पर बैठी महिला के लिए न्याय मांगने जा रहा था। और अपनी अंतरात्मा के लिए भी। बस नंबर 150 स्टॉप पर रुकी। रोहन बस में चढ़ा, भीड़ में घुल मिल गया और शहर को अपनी चपेट में लेने वाली अंधेरी ताकतों के खिलाफ असली लड़ाई में अपना पहला कदम रखा। वो नहीं जानता था कि जैसे ही वो गया, एक काली कार जिसकी खिड़कियों पर गहरे रंग की फिल्म चढ़ी थी, धीरे धीरे बस्ती की गली के कोने से गुजरी। जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की गंध महसूस कर रहा हो। आपने अभी अभी तीसरा भाग सुना, प्याज का दलिया और अमीर बनने का कोर्स। लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। बस अपने राज्य का नाम लिखना ही हमें बहुत खुश कर देगा। कृपया कहानी का चौथा भाग सुने। वो काली कार किसी और की नहीं बल्कि कांचा की थी। वो आगे की सीट पर बैठा था। उसके हाथ में एक टैबलेट था जिस पर लाल बिंदुओं से भरा एक नक्शा दिख रहा था। निजी यातायात कैमरों से वाहन नंबर प्लेट पहचानने की तकनीक, जिसे विक्रम ने चुपके से एक्सेस खरीदा था, ने आखिरकार काम कर दिया था। हालांकि रोहन की मोटरसाइकिल पुरानी और टूटी हुई थी और उसकी नंबर प्लेट धुंधली थी, लेकिन उसके टूटे हुए मडगार्ड की विशेषता ने उसके ठिकाने का खुलासा कर दिया था। सिस्टम ने 3 दिन पहले इस बाइक को नहर के किनारे की गरीब बस्ती में मुड़ते हुए कैद कर लिया था, जो अंजलि जी के लापता होने के समय से मेल खाता था। बॉस, मशीन इस इलाके में एक मजबूत सिग्नल दिखा रही है। बहुत संभावना है कि वो बाइक टैक्सी वाला उस व्यक्ति को यहीं छिपा रहा है, ड्राइवर की सीट पर बैठे गुर्गे ने कहा। उसकी आवाज सिगरेट के धुएं से कर्कश थी। कांचा मुस्कुराया, एक ठंडी जानलेवा मुस्कान। उसने एक चमकदार खंजर निकाला, उसे अपनी कलाई घड़ी के शीशे पर हल्के से रगड़ा। उस किराए के कमरे को ढूंढो। बॉस के शब्द याद रखना, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसे देखो, खत्म कर दो। गलती से किसी निर्दोष को मारना चूकने से बेहतर है। इस बीच रोहन ने अपना असंभव मिशन पूरा कर लिया था। उसने अपने गंदे सफाई कर्मचारी के भेष के कारण बिना किसी बाधा के सुपरमार्केट लॉकर से सीलबंद बैग ले लिया था। अंजलि जी की जिंदगी का बीमा वाले बैग को अपनी छाती से कसकर चिपकाए उसने वापस जाने के लिए एक बाइक टैक्सी ली। उसका दिल इस बात से खुश था कि सब कुछ उम्मीद से ज्यादा आसानी से हो गया, लेकिन सालों से सड़क पर रहने वाले एक व्यक्ति की अंतरात्मा ने अचानक उसे चेतावनी दी जब उसने अपनी बस्ती की ओर जाने वाली गली में कदम रखा।
आज माहौल अजीब था। ये डरावना रूप से शांत था। आमतौर पर इस समय बस्ती के बच्चे चिल्लाते और खेलते थे। सड़क किनारे के विक्रेता गली के कोने पर बैठकर गपशप करते थे, लेकिन आज गली खाली थी। निवासियों के दरवाजे कसकर बंद थे और कभी-कभी कुछ डरी हुई आंखें दरवाजे की दरारों से झांकती और फिर एक अजनबी को देखकर जल्दी से बंद हो जाती थीं। रोहन कांप गया। ठंडे पसीने ने उसकी पीठ भिगो दी। कुछ गड़बड़ है। उसने सीधे घर जाने की हिम्मत नहीं की। वो पीछे के एक शॉर्टकट से गया। एक टूटी हुई चारदीवारी के ऊपर ईंटों के ढेर पर चढ़कर अपने आंगन में झांका। उसकी आंखों के सामने के दृश्य ने उसके शरीर में खून जमा दिया। उसके किराए के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया गया था। 3-4 भारी भरकम टैटू वाले आदमी अंदर तोड़फोड़ कर रहे थे। सामान कूटने की आवाज गूंज रही थी और आंगन के बीच में अंजलि जी, वो शक्तिशाली महिला, अब सिर्फ एक कमजोर अपाहिज बूढ़ी औरत थीं, जिन्हें उनकी चटाई से घसीटकर गंदे फर्श पर फेंक दिया गया था। कांचा वहां खड़ा था। उसके चमकदार चमड़े के जूते का सिरा उनके हाथ पर जोर से दबा हुआ था, जिससे उन्हें असहनीय दर्द हो रहा था। भाभी जी बहुत अच्छा छिपी थीं। इस छोटे भाई को आपको ढूंढने में लगभग हाँफना पड़ा। इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए और फिर मैं आपको अपने पूर्वजों से मिलने भेज दूंगा। कांचा फुपकारा। उसके दूसरे हाथ में संपत्ति हस्तांतरण का एक पहले से तैयार दस्तावेज था। अंजलि जी हालांकि दर्द से पीली पड़ गई थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी नफरत की आग जल रही थी। उसने उसके पैंट पर खून मिला थूक फेंक दिया। जाकर विक्रम से कहो, अगर मैं मर भी गई तो मेरा भूत उसके पूरे परिवार को सताएगा। प्यार से नहीं मानोगी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। कांचा गुर्राया और अपना खंजर मारने के लिए उठाया। रुक जाओ। रोहन की चीख गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। उसने सोचने का समय नहीं लिया। पास के कबाड़ के ढेर से एक जंग लगी लोहे की रॉड उठाई और एक पागल जानवर की तरह दीवार पर से कूद गया। उसके अचानक कूदने से गुर्गे चौंक गए और मुड़ गए। रोहन ने लोहे की रॉड को कांचा के खंजर वाले हाथ पर जोर से मारा, जिससे खंजर दूर जा गिरा। भागो रोहन, भागो! अंजलि जी ने उसे देखकर जोर से चिल्लाया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। रोहन ने चिल्लाकर जवाब दिया। वो अंजलि जी को अपनी पीठ पर उठाने के लिए दौड़ा। एक वयस्क का वजन उसके कंधों पर था, लेकिन इस समय उसके खून में एड्रेनलिन उबल रहा था, जिससे उसे लगा कि वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उसे पकड़ो! उन दोनों को काट डालो। कांचा ने अपने दर्दनाक हाथ को पकड़ते हुए आदेश दिया। तंग झुग्गी झोपड़ियों के बीच एक पीछा शुरू हो गया। रोहन अंजलि जी को अपनी पीठ पर लादे हुए संकरी गलियों में भागा, जो मुश्किल से एक व्यक्ति के लिए काफी थी। पीछे भारी कदमों की आवाज, गालियां और गैंगस्टरों के हथियारों के दीवारों से टकराने की आवाज करीब आ रही थी। रोहन इस बस्ती को अपनी हथेली की तरह जानता था। वो उलझे हुए कपड़ों की रस्सियों के नीचे से गुजरा, काले सीवर के पानी के गड्ढों कर से कूदा। अंजलि जी ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी जिंदगी उस युवक के हवाले कर दी। वो उसकी धड़कन और हांफती सांसों को उसकी पतली शर्ट के माध्यम से महसूस कर सकती थी। उसका हर कदम मौत के जबड़ों से जिंदगी छीनने का एक कदम था। बाईं ओर उस बंद गली में मुड़ो, वहां से चाची के घर का रास्ता है, रोहन ने अपने मन में गणना की। लेकिन जैसे ही वो चौराहे पर मुड़ा, कांचा का एक गुर्गा दूसरी दिशा से उसका इंतजार कर रहा था। उसने एक घातक वार किया। रोहन बाल बाल बचा, लेकिन तेज ब्लेड अभी भी उसकी बाह को काट गया। ताजा खून बह निकला और उसकी आस्तीन लाल हो गई। उसने दांत पीछे दर्द को दबाया, उस आदमी के पेट में एक लात मारी और भागता रहा। उन्हें पुराने बाजार के पीछे एक बड़े आंगन में घेर लिया गया। एक बंद गली जिसके 3 तरफ ऊंची दीवारें थीं। सामने कांचा और 4 गुर्गों ने बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया था। उनके हाथों में हथियार थे। भागने का कोई रास्ता नहीं है, डरपोक चूहे। कांचा हंसा करीब आते हुए। उसकी आंखें एक भेड़िए की तरह खून की प्यासी थीं, जिसने अपने शिकार को कोने में फंसा लिया हो। रोहन पीछे हटा, अंजलि जी को दीवार के कोने में बिठाया और उनके सामने खड़ा हो गया। उसने अभी भी जंग लगी लोहे की रॉड को कसकर पकड़ रखा था। उसकी बाह से खून टपक रहा था। वो जानता था कि वो उन सब से नहीं लड़ सकता, लेकिन वो खड़ा होकर मरना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वे अंजलि जी को फिर से छुएं। उसे छूना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। रोहन दुर्राया, उसकी आंखें लाल हो गईं। कांचा ने थूका और अपने आदमियों को आगे बढ़ने का इशारा किया।
जैसे ही पहला ब्लेड चला, एक तीखी सीटी की आवाज गूंजी, जिसके साथ एक दृढ़ अधिकारपूर्ण आवाज आई, पुलिस। सब वहीं रुक जाओ, हथियार नीचे रखो। ऊंची दीवार के ऊपर से एक सिलुएट तेजी से नीचे कूदी, घेरे के बीच में सफाई से उतरी। वो थे इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा। उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, बस धूल भरे सादे कपड़े पहने थे, लेकिन उनके हाथ में K-59 पिस्तौल और उनका ऊंचा किया हुआ बैज गैंगस्टरों को रोकने के लिए काफी था। जो भी हिलेगा मैं उसे गोली मार दूंगा, अर्जुन चिल्लाया। उसकी बंदूक सीधे कांचा के सिर पर तनी हुई थी। कांचा का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि अर्जुन इस इलाके के अपराधियों का दुश्मन है। वो ये भी जानता था कि पुलिस से भिड़ना आत्महत्या है। उसने दांत भींचे और अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। इंस्पेक्टर अर्जुन, ये एक गलतफहमी है। हम भाई लोग बस कर्ज वसूलने आए थे। कर्ज वसूलने के लिए तलवारें लेकर लोगों को अपने हो, चुप हो। सब दीवार की तरफ मुंह करो। अर्जुन ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। तुरंत एक कुशल दाव से कांचा को काबू में कर लिया, जिससे वो दर्द से चिल्लाया। हालांकि अर्जुन ने उन सभी को गिरफ्तार करने के लिए और बल नहीं बुलाया। वो समझता था कि अगर वो उन्हें अभी स्टेशन ले गया तो विक्रम की शक्ति जल्दी से हस्तक्षेप करेगी और सब कुछ दबा देगी। उसे पहले गवाह को बचाना था। जब गुर्गे अपने बॉस के पकड़े जाने से भ्रमित थे, अर्जुन ने कांचा को अपने आदमियों पर धकेल दिया ताकि रास्ता बन सके, और फिर रोहन पर चिल्लाया, रोहन, उसे मेरी गाड़ी में ले आओ, जल्दी। अर्जुन की पुरानी पिकअप ट्रक टूटी हुई दीवार के ठीक पीछे खड़ी थी। रोहन ने जल्दी से अंजलि जी को ट्रक के पीछे बिठाया। अर्जुन ड्राइवर की सीट पर कूदा और एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक गड़गड़ाते हुए भागा, गैंगस्टरों को धूल के बादल में गालियां देते हुए छोड़ गया। 1 घंटे बाद शहर के बाहरी इलाके में एक एकांत काजू के बाग में एक छोटे से घर में, जो अर्जुन के परिवार का गुप्त ठिकाना था, रोहन फर्श पर बैठा था। अर्जुन को अपने हाथ पर पट्टी बांधने दे रहा था। अंजलि जी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थीं, कांपते हाथों से गर्म पानी का गिलास पकड़े हुए। कमरे में माहौल भारी था। केवल घड़ी की टिक टिक और 3 लोगों की गहरी सांसें थीं जो अभी अभी मौत से बचे थे। इंस्पेक्टर अर्जुन ने एक कुर्सी खींची और अंजलि जी के सामने बैठ गए। अपनी पिस्तौल मेज पर रख दी। उनकी गंभीर आंखें उस शक्तिशाली महिला पर टिकी थीं जो अब असहाय थी। अब हम अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं। मुझे सच बताइए, आप कौन हैं? मिनदिएब समूह के गैंगस्टर आपको क्यों मारना चाहते हैं? और आप रोहन के घर में क्यों छिपी थीं? अंजलि जी ने अर्जुन को देखा और फिर रोहन को। रोहन का प्रोत्साहन भरा सिर हिलाना देखकर उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपना आखिरी कवच उतार दिया। उन्होंने सब कुछ बताया, विक्रम की हड़पने की साजिश से लेकर नदी किनारे हत्या के प्रयास तक और छिपने के दिनों तक। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसका चेहरा आश्चर्य से विचारमग्न और अंत में दबे हुए गुस्से में बदल गया। वो जानता था कि विक्रम एक शक्तिशाली रियल एस्टेट टाइकून है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो सत्ता छीनने के लिए अपनी भाभी को मारने जितना क्रूर होगा। क्या आपके पास सबूत हैं? केवल बातों से उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसके पास पैसा है, अच्छे वकील हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कंपनी चला रहा है। अर्जुन ने सीधे पूछा। अंजलि जी कमजोर रूप से मुस्कुराई। उन्होंने रोहन की ओर रुख किया। रोहन, उसे बैग दो। रोहन ने अपनी शर्ट के अंदर से सीलबंद बैग निकाला, जिसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर लाया था। अंदर एक यूएसबी और एक पुराना स्मार्टफोन था। इस यूएसबी में काले धन के पूरे लेखांकन रिकॉर्ड हैं, जो साबित करते हैं कि विक्रम ने पिछले 5 वर्षों में कंपनी के धन का गबन किया है और अधिकारियों को रिश्वत दी है। मैंने चुपचाप इसे उसका पर्दाफाश करने के लिए इकट्ठा किया था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उसने पहले ही कार्रवाई कर दी। अंजलि जी ने कहा। उनकी आवाज सख्त हो गई। और ये फोन, इसमें एक स्वचालित रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जो मेरे मुख्य फोन के साथ सिंक होता है। हो सकता है कि इसने नदी में धकेले जाने से पहले कार में हुई आखिरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया हो। अर्जुन ने जल्दी से यूएसबी को अपने लैपटॉप से जोड़ा। संख्याएं, फर्जी अनुबंध। डरावने विस्तार से सामने आए। उसने फोन से ऑडियो फाइल खोली। एक कर्कश आवाज आई और फिर विक्रम की आवाज साफ सुनाई दी। भाभी जी, मुझे दोष मत दीजिए। किसने कहा था कि आप बूढ़ी होने पर भी हार नहीं मानेंगी? आपके मरने के बाद ही अध्यक्ष की कुर्सी मेरी होगी और आपकी बेटी मेरी बात मानेगी।
कमरा शांत हो गया। केवल रोहन के दांत पीसने और अर्जुन की मुट्ठी कसने की आवाज थी। ये सिर्फ सबूत नहीं था, ये विक्रम के करियर और आजादी के लिए मौत की सजा थी। बस अर्जुन ने मेज पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। इसके साथ मेरे पास उसे जेल में डालने के लिए पर्याप्त है। मैं सीधे मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजूंगा। लीक से बचने के लिए स्थानीय स्तर को दरकिनार करूंगा। रुकिए इंस्पेक्टर, अंजलि जी ने उसे रोकते हुए कहा। अभी नहीं। अगर आप उसे अभी गिरफ्तार करते हैं तो वो हताशा में कुछ भी करेगा। वो अभी भी मेरी बेटी प्रिया को पकड़े हुए हैं। वो भारत वापस आ रही है। अगर उसे पता चला कि मैं जिंदा हूं और मेरे पास सबूत है तो वो उसे बंधक बना लेगा। उस समय कानून भी एक हताश आदमी की लापरवाही के आगे बेबस हो जाएगा। तो आपकी क्या योजना है? अर्जुन ने पूछा। अंजलि जी ने खाली जगह में देखा। उनकी आंखों में एक चालाक चमक थी। एक ऐसी महिला की जो कभी सत्ता के शिखर पर थी। हमें एक खुला खेल खेलना होगा। वो सोचता है कि मैं मर चुकी हूं। ये हमारा सबसे बड़ा फायदा है। वो प्रिया के वापस आने का इंतजार कर रहा है ताकि वो उसे आगामी शेयरधारक बैठक में विरासत में मिले शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर सके। हमें उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा है। उन्होंने रोहन की ओर रुख किया, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। रोहन, तुम मेरी आंखें और कान रहे हो। अब तुम्हें मेरे पैर बनना होगा। तुम्हें प्रिया के हवाई अड्डे पर उतरते ही उससे संपर्क करना होगा। केवल तुम ही उसे विक्रम के शक के बिना हमारी तरफ ला सकते हो। लेकिन वो मुझे नहीं जानती और विक्रम के अंगरक्षक उसे मक्खियों की तरह घेरे रहेंगे। मैं उसके पास कैसे पहुंचूंगा? रोहन ने चिंता व्यक्त की। मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे। अंजलि जी ने पुराना फोन निकाला। अपनी और अपनी बेटी की एक तस्वीर खोली। प्रिया और मेरा एक गुप्त कोड है, एक संकेत जो केवल हम दोनों जानते हैं। तुम्हें बस वो वाक्य कहना है और वो तुम पर विश्वास करेगी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। मैं तुम्हें तकनीकी और सुरक्षा सहायता प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक कवर की व्यवस्था कर सकता हूं ताकि तुम उस होटल में घुस सको जहां प्रिया को नजरबंद रखा गया है। लेकिन बाकी सब उसे समझाना और उसे विक्रम के मनोवैज्ञानिक नियंत्रण से बाहर निकालना पूरी तरह से तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर करता है। रोहन ने उन दोनों को देखा और फिर अपने हाथ पर लगे घाव को देखा। शारीरिक दर्द गायब हो गया लगता था और उसकी जगह एक दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। वो संतुष्ट बाइक टैक्सी ड्राइवर नहीं था। वो अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन के कगार पर था। राजकुमारी को शेर की माद से बचाने का मिशन। तलवार और ढाल से नहीं, बल्कि साहस और ईमानदारी से। ठीक है, मैं ये करूंगा, आपके लिए और न्याय के लिए, रोहन ने दृढ़ता से कहा। खिड़की के बाहर तूफान थम गया था और शाम की एक किरण पत्तियों के बीच से छनकर रोहन के दृढ़ चेहरे पर पड़ रही थी। पलटवार की योजना तैयार थी और समय बहुत करीब आ रहा था। आपने अभी अभी चौथा भाग सुना। पीछा और न्याय का गठबंधन। कृपया कहानी का 5वां भाग सुने। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुंबई की उमस भरी हवा ने प्रिया के चेहरे पर तब प्रहार किया जब वो अंतर्राष्ट्रीय आगमन द्वार से बाहर निकली। लेकिन मौसम की गर्मी उस ठंडक के मुकाबले कुछ भी नहीं थी जो उस युवा लड़की के दिल को घेरे हुए थी। जैसे ही उसने अपनी सामान की ट्रॉली को सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर धकेला, प्रिया ने काले सूट और धूप का चश्मा पहने पुरुषों का एक समूह देखा जो एक मानव दीवार की तरह खड़े थे। उसे अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रही भीड़ से अलग कर रहे थे। समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा विक्रम सिंह का दाहिना हाथ था। उसने सिर झुकाकर अभिवादन किया, एक झूठी श्रद्धा से भरा अभिवादन, लेकिन उसकी आंखें एक चाकू की धार की तरह तेज थीं, जो उसके हर हाव भाव का निरीक्षण कर रही थीं। नमस्ते मिस प्रिया, विक्रम साहब ने हमें आपको लेने के लिए भेजा है। कृपया कार में बैठें, साहब होटल में इंतजार कर रहे हैं। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसके हाथ सामान की ट्रॉली के हैंडल पर इतनी कसकर जकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। उसने ठंड से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? माँ मुझे लेने क्यों नहीं आई? मैं पिछले 3 दिनों से उनसे संपर्क क्यों नहीं कर पा रही हूँ? सहायक मुस्कुराया, एक पूर्व क्रमादेशित औद्योगिक मुस्कान। मैडम का विशेष इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने भावनात्मक तनाव से बचने के लिए पूर्ण अलगाव की सलाह दी है। आप आराम करें, कल महत्वपूर्ण बैठक में आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
प्रिया की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना। दो भारी भरकम अंगरक्षक आगे बढ़े। एक ने सामान की ट्रॉली छीन ली, दूसरे ने सड़क के किनारे खड़ी चमकदार काली लिमुजिन का दरवाजा खोला। उनके कार्य निर्णायक और असभ्य थे। एक राजकुमारी का स्वागत करने के बजाय एक कैदी को ले जाने जैसा लग रहा था। प्रिया को धीरे से कार के अंदर धकेल दिया गया। दरवाजा बंद हो गया। उसे एक सीलबंद जगह में बंद कर दिया गया, जिसमें महंगी इत्र की महक थी, लेकिन दम घुटने वाला था। कार भीड़ में विलीन हो गई। प्रिया एक कोने में सिकुड़ कर बैठी, कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। मुंबई अभी भी उतनी ही व्यस्त और शोरगुल वाली थी, लेकिन उसे लगा कि वो पूरी तरह से अकेली है। एक बेटी की अंतरात्मा ने उसे बताया कि उसकी माँ के साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है। चाचा विक्रम ने कहा कि माँ बीमार है, लेकिन इन लोगों का रवैया, ये सख्त नियंत्रण, एक अंधेरी साजिश की गंध दे रहा था। उसने चुपके से अपना फोन निकाला ताकि मदद के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन कर सके, लेकिन तुरंत फोन का सिग्नल गायब हो गया। कार में एक जैमर था। प्रिया कांप गई। उसे दिन के उजाले में खुलेआम उन्हीं लोगों द्वारा अपहरण किया जा रहा था जिन्हें परिवार कहा जाता था। कार शहर के सबसे शानदार 5 सितारा होटलों में से एक के सामने रुकी, जो मिंदियब समूह की संपत्ति भी थी। प्रिया को सीधे सबसे ऊपरी मंजिल पर एक विशाल राष्ट्रपति स्वीट में ले जाया गया। आप आराम करें, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो रूम सर्विस को बुलाएं। कृपया सुरक्षा कारणों से बाहर जाने से बचें, सहायक ने कहा और बाहर चला गया। बाहर से दरवाजे की कुंडी की आवाज आई। प्रिया दरवाजे की ओर भागी, हैंडल घुमाया, कसकर बंद। उसने दरवाजा पीटा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, मुझे मेरी माँ से मिलने दो। जवाब में केवल एक भयावह खामोशी थी। प्रिया कालीन वाले फर्श पर फिसल गई, आंसू निकल गए। उसे लगा जैसे वो एक सोने के पिंजरे में बंदे कैनरी है, असहाय और निराश। इस बीच होटल के बेसमेंट में चादरें और कपड़े धोने का सामान ले जाने वाला एक ट्रक अभी अभी डिलीवरी क्षेत्र में आया था। रोहन हाउसकीपिंग स्टाफ की वर्दी में, जो उसके शरीर के लिए थोड़ी बड़ी थी, यथासंभव शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल उसकी छाती में इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि उसके बगल में खड़ा व्यक्ति इसे सुन सकता है। इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। अपने कौशल और गुप्त संपर्कों के साथ अर्जुन ने एक पुराने कर्मचारी की शिफ्ट बदल दी थी और रोहन को उसकी जगह रख दिया था। रोहन का मिशन 15 मिनट के भीतर कमरा नंबर 2801 तक पहुंचना था, जहां प्रिया को नजरबंद रखा गया था। जब शिफ्ट बदल रही थी और सुरक्षा कैमरा सिस्टम को अर्जुन द्वारा अस्थायी रूप से जाम कर दिया गया था। तुम नए हो क्या? लिनन की ट्रॉली को 28वीं मंजिल पर ले जाओ। जल्दी, वीआईपी मेहमान तौलिए की कमी की शिकायत कर रहे हैं। मैनेजर की डांट ने रोहन को चौंका दिया। जी, मैं अभी जाता हूं। रोहन ने अपना सिर झुकाकर सफेद तौलियों से भरी ट्रॉली को स्टाफ लिफ्ट की ओर धकेला। लिफ्ट तेजी से ऊपर गई। हर मंजिल एक तनावपूर्ण कदम थी। रोहन ने गहरी सांस ली, अंजलि जी के शब्दों को याद किया, उनकी भरोसेमंद आंखों को याद किया। उसे कोई गलती नहीं करनी थी। 28वीं मंजिल। लिफ्ट का दरवाजा खुला। लाल कालीन वाला गलियारा खाली था, लेकिन जानलेवा माहौल से भरा था। 2 अंगरक्षक ईयरपीस पहने हुए, 2 अभिभावक मूर्तियों की तरह कमरा नंबर 2801 के सामने खड़े थे। रोहन ने अपना थूक निकला और ट्रॉली को आगे बढ़ाया। दोनों अंगरक्षकों ने तुरंत उसे रोक दिया। उनकी जांच पड़ताल भरी आंखें उसे सिर से पैर तक देख रही थीं। क्या कर रहे हो? एक ने गुर्राकर कहा। जी, मैनेजर ने मेहमान के लिए और तौलिए और मिनरल वाटर लाने के लिए कहा है। रोहन ने एक नए डरे हुए कर्मचारी की कांपती आवाज की नकल करने की कोशिश की। अंगरक्षक ने रोहन की छाती पर लगे नेम टैग को देखा और फिर ट्रॉली पर रखे सफेद तौलियों के ढेर को देखा। उसने ये जांचने के लिए कि क्या कोई हथियार छिपा है, कुछ तौलियों को टटोला। नरम सूती कपड़े के अलावा कुछ नहीं है, अंदर जाओ, जल्दी करो और निकल जाओ। उसने सिर हिलाया और दरवाजा खोलने के लिए अपना कार्ड स्वाइप किया। दरवाजा खुला। रोहन ने ट्रॉली को अंदर धकेला। प्रिया सोफे पर बैठी थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने थके हुए और निराश भाव से उसे देखा। उसने सोचा कि ये विक्रम का एक और गुर्गा है जो उस पर नजर रखने आया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब बाहर ले जाओ, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। रोहन ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तेज आवाज से बचने के लिए उसे पूरी तरह से बंद नहीं किया।
उसने दरवाजे से बाहर झांका, ये सुनिश्चित किया कि दोनों अंगरक्षक अंदर नहीं देख रहे हैं, और फिर प्रिया के पास गया। मैडम, मैं पानी लाया हूं, रोहन ने जोर से कहा ताकि बाहर सुना जा सके। लेकिन उसने अपने हाथ से उसे चुप रहने का इशारा किया। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी, चिल्लाने ही वाली थी कि रोहन ने कुर्सी के पास एक घुटने के बल बैठकर अपनी आवाज को फुसफुसाहट तक कम कर दिया, जल्दी और तेजी से। मिस प्रिया, शांत होकर मेरी बात सुनिए। मैं होटल का कर्मचारी नहीं हूं, मैं आपकी मां की तरफ से आया हूं। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। वो चिल्लाने ही वाली थी। रोहन ने जल्दी से अपनी उंगली अपने होठों पर रखी। श्श, पहले सुनिए। आपकी मां खतरे में है, लेकिन वो जिंदा है। तुम कौन हो? चाचा विक्रम ने कहा कि मेरी मां कोमा में है, प्रिया ने शक से कुर्सी के पीछे हटते हुए कहा। रोहन ने गहरी सांस ली, उस युवा लड़की की आंखों में सीधे देखा और उस गुप्त कोड के हर शब्द को स्पष्ट रूप से पढ़ा, जिसे अंजलि जी ने उसे याद कराया था। मां ने कहा है कि आप बेडरूम की खिड़की के पास कैक्टस के पौधे को हफ्ते में 3 बार पानी देना याद रखें। उसे सूखने ना दें, जैसे उस बार हुआ था जब आप 12 साल की उम्र में समर कैंप गई थीं। उस शानदार कमरे में समय जैसे रुक गया। प्रिया स्तब्ध थी, उसकी आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गईं, संदेह गायब हो गया, और उसकी जगह अत्यधिक आश्चर्य और भावना ने ले ली। वो बात केवल वो और उसकी मां जानती थीं। ये उसके द्वारा लगाए गए पहले कैक्टस के पौधे की याद थी, और जब भी वो दूर जाती थी तो उसकी मां का एक प्यार भरा अनुस्मारक भी था। कोई और, यहां तक कि चाचा विक्रम भी इस छोटे से विवरण के बारे में नहीं जानता था। मां, मेरी मां। प्रिया के होंठ कांप रहे थे। रोहन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने तौलियों के ढेर से वो पुराना फोन निकाला जो अंजनी जी ने उसे दिया था। उसने उस जर्जर किराए के कमरे में पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो चलाया। छोटी सी स्क्रीन पर अंजलि जी की छवि दिखाई दी। वो अब अपनी सामान्य भव्य अधिकारपूर्ण उपस्थिति में नहीं थीं। उन्होंने एक पुरानी पजामा सूट पहन रखी थी और एक व्हील चेयर पर बैठी थीं, जिसके चारों ओर प्लास्टर उखड़ी हुई दीवारें थीं। उनका चेहरा धसा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में विश्वास और प्यार की चमक थी। प्रिया, मेरी बेटी। अंजलि जी की आवाज कमजोर लेकिन गर्मजोशी से भरी हुई थी। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि रोहन, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। मेरी बात सुनो, चाचा विक्रम ने धोखा दिया है। वो कंपनी को हड़पने के लिए मुझे मारना चाहता था। मैं एक सुरक्षित जगह पर छिपी हुई हूं। शांत रहो, डरो मत। तुम उसके कहे अनुसार काम करने का नाटक करो। वो जो भी कागजात चाहता है उन पर हस्ताक्षर कर दो। अपनी जान बचाने के लिए विरोध मत करो। कल शेयर धारकों की बैठक में मैं तुम्हें लेने आऊंगी। रोहन पर उतना ही विश्वास करो जितना तुम मुझ पर करती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं। प्रिया ने अपना मुंह ढक लिया। आंसू बारिश की तरह बह निकले। उसने स्क्रीन को छुआ, जैसे कि वो अपनी मां के थके हुए चेहरे को छूना चाहती हो। वो सब कुछ समझ गई। खामोशी, गायब होना, और बीमारी का नाटक जो चाचा विक्रम ने रचा था। उसकी मां उसके लौटने का इंतजार करने के लिए नरक में जी रही थी। रोहन। प्रिया ने रोहन को देखा। उसकी आंखों में अब सावधानी नहीं, बल्कि कृतज्ञता और मदद की गुहार थी। मेरी मां, क्या उन्हें बहुत दर्द हो रहा है? वो बहुत मजबूत है, रोहन ने जवाब दिया। उसकी आवाज भी भर रह गई। वो सिर्फ आपके बारे में चिंतित हैं। अब आपको मेरी बात सुननी होगी। आपको अपने आंसू पोंछने होंगे और बाहर जाकर एक शानदार अभिनय करना होगा। आपको विक्रम को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप हार मान चुकी हैं, कि आप उस पर पूरी तरह से भरोसा करती हैं। केवल तभी हम कल पासा पलट सकते हैं। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे। शांत होने के लिए गहरी सांस ली। दिया परिवार का गर्व का खून उसकी नसों में बह रहा था। वो उठी, अपनी पोशाक ठीक की। उसका युवा चेहरा अचानक ठंडा और आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ हो गया। मैं समझ गई। जाकर मां से कहो कि मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। कल मैं मां का इंतजार करूंगी। रोहन ने सिर हिलाया। उसने जल्दी से ट्रॉली को ठीक किया, फोन को अपने कपड़ों में छिपाया। जाने से पहले उसने एक बार फिर प्रिया को देखा। सावधान रहना मिस। उसने ट्रॉली को कमरे से बाहर धकेला। दोनों अंगरक्षकों को सिर झुकाकर अभिवादन किया। हो गया सर। दरवाजा बंद हो गया। रोहन गलियारे में चला गया।
ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने कंधों से 1 टन वजन उतार दिया हो। लेकिन वो जानता था कि सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी है। उस रात अपने निजी बंगले में विक्रम अपनी आने वाली जीत के मीठे स्वाद का आनंद ले रहा था। वो एक कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ में एक प्रीमियम क्यूबन सिगार था। धुआं शानदार जगह में धीरे धीरे तैर रहा था। फोन की घंटी बजी। ये होटल से उसके सहायक का फोन था। सर, मिस प्रिया ने रात का खाना खा लिया है। वो शांत लग रही हैं। उन्होंने कहा कि वो कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहती हैं। वो अपनी माँ की गंभीर बीमारी के सदमे को सहन नहीं कर पा रही हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस जाना चाहती हैं। विक्रम जोर से हंसा। उसकी हंसी विशाल कमरे में गूंज गई। अच्छा? बहुत अच्छा। वो नादान लड़की बस कमजोर और मौज मस्ती करने वाली है। उसे अध्यक्ष की कुर्सी की कोई परवाह नहीं है। कल जब वो बैठक में मेरे लिए मतदान के अधिकार हस्तांतरित करने पर हस्ताक्षर कर देगी तो मैं इस मुंबई शहर का राजा बनूंगा। उसने एक घूंट विस्की पी। उसकी आंखें भविष्य के सपने में खो गईं। कल वो महिमा के मंच पर खड़ा होगा और विशाल रियल एस्टेट साम्राज्य पर कब्जा करने की घोषणा करेगा, जबकि उसकी घृणित भाभी नदी के नीचे मछलियों का चारा बन रही होगी और उसकी भोली भतीजी को विदेश वापस भेज दिया जाएगा। एक निर्दोष उत्तम योजना। वो अपनी शक्ति और धन में इतना आश्वस्त था कि उसे पता ही नहीं था कि उसके पैरों के नीचे एक सुनामी चुपचाप ऊर्जा जमा कर रही थी, जो सब कुछ निगलने का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह भाग्य का दिन। मुंबई का आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, जो एक बड़ी बारिश का संकेत दे रहा था। मजदूरों की बस्ती के छोटे से किराए के कमरे में माहौल युद्ध के लिए तैयार होने जैसा गंभीर था। अंजलि जी बहुत जल्दी उठ गई थीं। वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थीं, लेकिन आज उन्होंने अपना पुराना पजामा सूट नहीं पहना था। रोहन ने अपने बचे हुए पैसे का उपयोग करके उनके लिए एक सफ़ेद रेशम की शर्ट और एक काली पैंट खरीदी थी, जो पुरानी लेकिन साफ सुथरी थीं। अंजलि जी ने अपने सफ़ेद बालों में कंघी की और उन्हें एक साफ सुथरे जोड़े में बांध लिया। उन्होंने थोड़ी हल्की लिपस्टिक लगाई, वो लिपस्टिक जो प्रिया ने उन्हें बहुत पहले दी थी। अभी भी उस दिन की जैकेट की जेब में बची हुई थी जब उन पर हमला हुआ था। व्हीलचेयर पर बैठने के बावजूद बिना किसी महंगे गहने के एक रानी की आभा उनके चेहरे पर लौट आई थी। उनकी आंखें तेज, दृढ़ थीं। एक माँ की शक्ति से भरी थीं, जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने जा रही थी, और एक महिला जो अपने सम्मान के लिए लड़ने जा रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा अंदर आए। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। उन्होंने अपनी साफ सुथरी पुलिस वर्दी पहनी थी। उनके कंधे पर रैंक के सितारे चमक रहे थे। सब कुछ तैयार है। यूनिट की गाड़ी गली के कोने पर इंतजार कर रही है। गिरफ्तारी का वारंट आज सुबह गुप्त रूप से अभियोजक के कार्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। रोहन अंजलि जी के बगल में खड़ा था। उसने भी अपने कीचड़ सने बाइक टैक्सी ड्राइवर के कपड़े बदलकर एक साफ सुथरी सफेद शर्ट पहन ली थी। हालांकि शर्ट थोड़ी तंग थी और पीली पड़ गई थी, लेकिन ये उसे एक सम्मानित स्थिर रूप दे रही थी। उसने अपना हाथ व्हीलचेयर के हैंडल पर रखा, शीशे में अंजलि जी को देखा। आप तैयार हैं? अंजलि जी ने उसे देखा, फिर अर्जुन को, और रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराईं। चलो चलते हैं। विक्रम को कर्म के नियम का आखिरी सबक सिखाने का समय आ गया है। रोहन ने व्हीलचेयर को दरवाजे से बाहर धकेला। किराए के कमरे का दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। उन अंधेरे, दर्दनाक लेकिन गर्मजोशी भरे मानवीय दिनों को बंद कर दिया। वे गली में निकले, जहां नीली बत्ती वाली पुलिस की गाड़ी इंतजार कर रही थी। सायरन अभी तक नहीं बजा था, लेकिन हर किसी के दिल में न्याय की घंटी बजने लगी थी। मिंदियब समूह के मुख्यालय में सैकड़ों शेयरधारक और पत्रकार इकट्ठे हो गए थे। फ्लैश बल्ब लगातार चमक रहे थे। विक्रम एक महंगे सूट में, उसका चेहरा खिला हुआ, सबसे बड़े नाटक को अंजाम देने के लिए मंच पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। हर किसी से हाथ मिला रहा था। वो नहीं जानता था कि सभागार का दरवाजा न केवल तालियों की गड़गड़ाहट का स्वागत करने के लिए खुलने वाला था, बल्कि उस सबसे भयानक दुस्वप्न का स्वागत करने के लिए भी, जिसे उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने अभी अभी 5वां भाग सुना, घुसपैठ और आत्मा का कोड। लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। बस अपने राज्य का नाम लिखना ही हमें बहुत खुश कर देगा। कृपया कहानी का 6वां भाग सुने।
5 सितारा होटल के विशाल सभागार के अंदर, जहां मिनजेब समूह की असाधारण शेयरधारक बैठक हो रही थी। माहौल इतना ठंडा और तनावपूर्ण था कि कोई एयर कंडीशनर की गड़गड़ाहट सुन सकता था। भव्य क्रिस्टल झूमर शानदार काले सूटों पर सुनहरी रोशनी डाल रहे थे। सैकड़ों लोगों के गणनात्मक चेहरे और संदिग्ध आंखें जो समूह के आर्थिक भाग्य को धारण किए हुए थे। विक्रम मंच पर गरिमा और गंभीरता से खड़ा था। उसने अपनी रेशम की टाई ठीक की, अपनी झूठी उदास आंखों को नीचे की ओर निर्देशित किया, जहां उसकी भतीजी प्रिया सिर झुकाए बैठी थी। उसने अपनी आवाज उठाई, एक गहरी, गर्मजोशी भरी आवाज, जिसे भीड़ की सहानुभूति को आकर्षित करने के लिए सावधानी से अभ्यास किया गया था। प्रिय शेयरधारकों, प्रिय रणनीतिक भागीदारों, मेरी भाभी अध्यक्ष अंजलि देवी की अनुपस्थिति हमारे परिवार और समूह के लिए एक अपूरणीय क्षति है। एक गंभीर बीमारी ने उन्हें व्यापार की दुनिया से दूर स्विट्जरलैंड में अलग थलग इलाज के लिए मजबूर कर दिया है। जाने से पहले उनकी सबसे बड़ी इच्छा मिन द्वीप को लगातार और मजबूती से विकसित होते देखना था, और आज उस इच्छा को पूरा करने के लिए, साथ ही भ्रमित मानव संसाधन को स्थिर करने के लिए, मैं स्थायी उपाध्यक्ष और एकमात्र शेष सक्षम रिश्तेदार के रूप में इस जहाज को चलाने की भारी जिम्मेदारी स्वीकार करने की अनुमति चाहता हूं। तालियां बजीं, पहले छिटपुट, फिर फैल गईं, जिनमें से अधिकांश वे थे जिन्हें विक्रम ने खरीद लिया था। बाकी लोग झुंड की मानसिकता के कारण शामिल हो गए। विक्रम मुस्कुराया, एक विनम्र, संयमित मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में अत्यधिक विजय की चमक थी। वो प्रिया की ओर मुड़ा। उसकी आवाज कोमल लेकिन दबाव से भरी हो गई। प्रिया, यहां आओ, बस इस पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो और मैं तुम्हारी मां की जगह सब कुछ संभाल लूंगा। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस जा सकती हो। मैं सभी खर्चों और लाभांश का ध्यान रखूंगा। प्रिया उठी। उसने एक साधारण काली पोशाक पहनी थी। उसका पीला मेकअप थकावट दिखा रहा था। वो मंच पर चढ़ी। हर कदम शीशे की तरह भारी था। पूरा सभागार सांस रोककर देख रहा था। ये एक ऐतिहासिक सत्ता हस्तांतरण का क्षण था। विक्रम ने प्रिया को सोने की परत चढ़ा हुआ फाउंटेन पेन दिया। उसकी आंखें उसे उकसा रही थीं। प्रिया ने पेन लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने सामने के कागज को देखा, अपनी मां के जीवन भर के काम के लिए मौत की सजा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली। रोहन की सलाह और वीडियो में अपनी मां की छवि को याद किया। उसे इस भूमिका को पूरी तरह से निभाना था। उसने पेन की नोक को कागज पर रखा। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली। उसके मुंह के कोने ऊपर उठने लगे। बस एक और हस्ताक्षर और ये अरबों का साम्राज्य उसका होगा। धड़ाम! एक जोरदार आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, जिससे पूरा सभागार चौंक गया। मुख्य प्रवेश द्वार के भारी ओक के दरवाजे जोर से खोले गए, दीवार से टकराए, जिससे एक कर्कश आवाज हुई। सभी की आंखें दरवाजे की ओर गईं। पत्रकारों के फ्लैश बल्ब लगातार उस धूल भरे स्थान पर चमक रहे थे जो अभी अभी अस्त व्यस्त हुआ था। बाहर के हॉल से आती चकाचौंध रोशनी में से 3 लोग धीरे धीरे दिखाई दिए। सबसे आगे थे इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा, अपनी साफ सुथरी पुलिस वर्दी में। उनका चेहरा गंभीर था। उनके हाथ में एक लाल गिरफ्तारी वारंट था। उनके पीछे एक ऐसा दृश्य था जिसने सभी को, विशेषकर विक्रम को, सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। रोहन एक साधारण सफेद शर्ट में, लेकिन एक गर्वित, वीर आभा के साथ धीरे धीरे एक व्हीलचेयर को आगे बढ़ा रहा था। और उस व्हीलचेयर पर कोई और नहीं बल्कि अंजलि देवी थी। वो कोई बीमार, मरणासन्न बूढ़ी औरत नहीं थी, जैसा कि विक्रम ने अभी अभी दावा किया था। अंजलि जी सीधी बैठी थीं। उनकी आंखें एक चाकू की तरह तेज थीं, जो पूरे सभागार में घूम रही थी। हालांकि उन्होंने कोई भव्य पोशाक नहीं पहनी थी, हालांकि उनके पैर अभी भी स्थिर थे, लेकिन रियल एस्टेट की इस लौह महिला की अधिकारपूर्ण आभा अभी भी इतनी शक्तिशाली थी कि विशाल स्थान अचानक अदृश्य दबाव से तंग हो गया। भूत! ये एक भूत है! एक कमजोर दिल वाले शेयरधारक ने कहा। अपना पानी का गिलास फर्श पर गिरा दिया, जो टूट गया। विक्रम मंच पर जम गया। प्रिया के हाथ से पेन जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो अपनी आंखें लगातार मलता रहा।
उम्मीद कर रहा था कि ये अत्यधिक तनाव के कारण एक भ्रम है, लेकिन नहीं। पत्थर के फर्श पर व्हीलचेयर के पहियों की खड़खड़ाहट असली थी। उसकी भाभी की घृणा भरी आंखें असली थीं। क्या हुआ विक्रम? मैं अभी मरी भी नहीं और तुमने मेरे लिए अंतिम संस्कार की रस्म इतनी जल्दी क्यों शुरू कर दी? अंजलि जी की आवाज गूंजी, बिना माइक्रोफोन के, लेकिन साफ, तेज और ठंडी, जिसने घातक खामोशी को चीर दिया। विक्रम पीछे हटा, मन से टकराकर लगभग गिर गया। वो हकलाया, अंजलि जी की ओर इशारा करते हुए। तुम कौन हो? मेरी भाभी स्विट्जरलैंड में है। तुम एक धोखेबाज हो। सुरक्षा, इन्हें बाहर निकालो। विक्रम के अंगरक्षक आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा ने अपनी बंदूक हवा में उठाई और चिल्लाया, पुलिस, जो कोई भी एक अधिकारी के काम में बाधा डालेगा। उसी समय दर्जनों सशस्त्र पुलिस अधिकारी साइड के दरवाजों से अंदर आए और जल्दी से होटल के सभी सुरक्षा बलों को काबू में कर लिया। सभागार में अफरा तफरी मच गई। चीखें, मेजों और कुर्सियों के खिसकने की आवाजें गूंज रही थीं। अंजलि जी ने रोहन को उन्हें सीधे मंच पर ले जाने का इशारा किया। रोहन दृढ़ता से चला। उसकी आंखें सीधे विक्रम पर टिकी थीं। वो आदमी जो कुछ दिन पहले उसके लिए आतंक का स्रोत था, अब सिर्फ एक कायर आदमी था जो कांप रहा था। प्रिया रो पड़ी, अपनी मां को गले लगाने के लिए दौड़ी। मां, मां! अंजलि जी ने अपनी बेटी के बालों को सहलाया। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने आश्चर्यजनक शांति बनाए रखी। वो विक्रम की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में अत्यधिक घृणा थी। विक्रम, तुम एक बहुत अच्छे अभिनेता हो, लेकिन अफसोस है कि पर्दा बहुत जल्दी गिर गया। क्या तुम्हें लगा कि मुझे मुंबई की नदी में धकेलने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारा पैसा मेरी जिंदगी खरीद सकता है? बकवास! ये पागल औरत बकवास कर रही है। विक्रम पागलों की तरह इनकार करते हुए चिल्लाया, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे बदनाम कर रही हो। सबूत कहाँ है? इंस्पेक्टर अर्जुन ने आगे बढ़कर अपने हाथ में यूएसबी और फाइल उठाई। मिस्टर विक्रम सिंह, हमारे पास आपके खिलाफ कंपनी के धन का गबन करने, अधिकारियों को रिश्वत देने और विशेष रूप से 15 तारीख की रात को हत्या के प्रयास की साजिश रचने के पर्याप्त सबूत हैं। डैश कैम फुटेज, वॉइस रिकॉर्डिंग। आपके साथी कांचा और अंजलि जी के निजी डॉक्टर के बयान, सब कुछ पूरी तरह से एकत्र कर लिया गया है। अर्जुन ने एक तकनीशियन को यूएसबी को सभागार की बड़ी स्क्रीन में प्लग करने का इशारा किया। तुरंत एक निवासी के सुरक्षा कैमरे से निकाला गया वीडियो दिखाई दिया। हालांकि छवि रात में और दूर से फिल्माए जाने के कारण थोड़ी धुंधली थी, लेकिन मर्सिडीज कार की रूपरेखा, नंबर प्लेट और एक आदमी द्वारा एक व्हीलचेयर को नदी में ढकेलने का दृश्य निर्विवाद रूप से दिखाई दे रहा था। उसके बाद विक्रम की वॉइस रिकॉर्डिंग गूंजी। हर क्रूर शब्द स्पष्ट था। पूरा सभागार सदमे में हाफ गया। विक्रम के लिए जो सम्मान की आंखें थीं, वे अब घृणा और आक्रोश में बदल गईं। पत्रकारों ने इस सनसनीखेज घटना की तस्वीरें पागलों की तरह खींची और लाइव स्ट्रीम की। विक्रम ने स्क्रीन को देखा, फिर अपने कांपते हाथों को देखा। वो जानता था कि वो हार गया है, एक विनाशकारी और अपमानजनक हार। वो फर्श पर गिर गया, अपने सिर को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके घमंडी व्यवहार का कोई निशान नहीं बचा था। इसे हथकड़ी लगाओ, इंस्पेक्टर अर्जुन ने आदेश दिया। 2 पुलिस अधिकारी आगे बढ़े। विक्रम के हाथों को उसकी पीठ के पीछे मोड़ा और उन्हें ठंडी हथकड़ियों से बंद कर दिया। सूखी खटकी आवाज एक लालची आदमी के जीवन के अंत की तरह गूंजी। जब वे रोहन के पास से गुजरे तो विक्रम ने उसे खून भरी आंखों से देखा। तुम फटे हाल बाइक टैक्सी वाले, तुम कौन होते हो मेरी योजना को बर्बाद करने वाले? रोहन ने उसे बिना किसी डर या हिचकिचाहट के देखा, अपना कॉलर ठीक किया और शांति से एक ऐसे वाक्य के साथ जवाब दिया जिसे विक्रम शायद अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। मैं रोहन हूं। मैं सिर्फ एक गरीब बाइक टैक्सी वाला हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं जो आप और आपके सारे पैसे कभी नहीं समझ पाएंगे, और वो ये है कि इंसान होने के लिए ज़मीर का होना जरूरी है। विक्रम को कैमरों के जंगल के बीच ले जाया गया। हर तरफ से गालियों की आवाजें आ रही थीं। न्याय दिन के उजाले में दिया गया था। अंजलि जी ने रोहन का हाथ पकड़ा, उसे सभी शेयरधारकों और प्रेस के सामने ऊंचा उठाया। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। देवियों और सज्जनों, अगर ये युवक नहीं होता, एक अजनबी जिसने मुझे बचाने के लिए ठंडी नदी में कूदने का साहस किया, जिसने मुझे अपने जर्जर किराए के कमरे में शरण दी,
तो आज मैं एक बेजान लाश होती। वो मेरा उद्धार करता है और उस अच्छाई का एक उदाहरण है जिसकी इस समाज को सख्त जरूरत है। तालियां फिर से बजी, लेकिन इस बार ये झूठी चापलूसी नहीं थी, बल्कि सच्ची जोरदार तालियां थीं जो एक साधारण व्यक्ति के साहस का सम्मान कर रही थीं। रोहन शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे इस तरह की सुर्खियों की आदत नहीं थी। उसे बस इस बात से राहत मिली कि अंजलि जी से किया गया उसका वादा पूरा हो गया। 3 महीने बाद पारिवारिक रहस्य का मामला विक्रम और उसके साथियों के लिए उचित सजा के साथ समाप्त हो गया। मिनदीप समूह उथल पुथल के बाद अंजलि जी और प्रिया के नेतृत्व में धीरे धीरे स्थिर हो गया था। एक हवादार दोपहर को ठाणे क्रीक के किनारे वही पुराना घाट था। वही तैरती हुई जलकुंभी थी, लेकिन उस भाग्यपूर्ण रात का उदास माहौल नहीं था। सुनहरी धूप पानी की सतह पर फैली हुई थी, जो चांदी की तरह चमक रही थी। रोहन अपनी पुरानी मोटरसाइकिल की सीट पर बैठा था। उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं। वो अपने सामान्य बाइक टैक्सी के काम पर लौट आया था। मामले के बाद अंजलि जी ने उसे एक लग्जरी अपार्टमेंट और एक बड़ी राशि की पेशकश की थी, जो उसे जीवन भर आराम से रहने के लिए पर्याप्त होती। लेकिन रोहन ने मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि लोग सोचें कि उसने पैसे के लालच में किसी को बचाया था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे इतना पैसा लेने में असहज महसूस हुआ, जो उसने अपनी मेहनत से नहीं कमाया था। रोहन। पीछे से एक साफ मधुर आवाज आई। रोहन मुड़ा। एक लग्जरी कार सड़क के किनारे रुकी। प्रिया बाहर निकली, एक शुद्ध सफेद पोशाक में, सुंदर और दीप्तिमान, उस उदास लड़की से बिल्कुल अलग। उसके पीछे अंजलि जी थीं, जो अब बैसाखी के सहारे चल सकती थीं। उनका चेहरा गुलाबी और स्वस्थ था। आंटी जी, प्रिया जी। रोहन घबराकर खड़ा हो गया, जल्दी से अपनी पैंट से धूल झाड़ी। अंजलि जी मुस्कुराईं और उसके पास आईं। तो अभी भी सड़क का शूरवीर बनने पर तुले हो, अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते? रोहन ने अपना सिर खुजलाया और हंसा। जी, मुझे इसकी आदत हो गई है आंटी जी। मैं एयर कंडीशनिंग में नहीं बैठ सकता और इस तरह बाइक चलाने से आज़ादी मिलती है। अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। और मेरा मन शांत रहता है। अंजलि जी ने उस युवक को प्यार भरी नजरों से देखा, जैसे वो उनका अपना बेटा हो। वो उसके स्वाभिमान को समझती थी और इसीलिए वो उसका और भी अधिक सम्मान करती थी। उन्होंने अपने हैंडबैग से एक फाइल निकाली और रोहन को दी। तुम पैसा नहीं लोगे, मैं इसका सम्मान करती हूं, लेकिन तुम इसे मना नहीं कर सकते। रोहन ने फाइल खोली। ये कोई संपत्ति का कागज या नकद का चेक नहीं था। ये एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पूर्ण छात्रवृत्ति का निर्णय था। इसके साथ मिनजिएब समूह में एक प्रबंधन प्रशिक्षु का अनुबंध भी था, जो जब चाहे तब शुरू हो सकता था। मैं तुम्हें मछली नहीं दे रही हूं, मैं तुम्हें मछली पकड़ने का कांटा दे रही हूं। अंजलि जी ने गहरी, गर्मजोशी भरी आवाज में कहा, तुम में क्षमता है, तुम में बुद्धिमत्ता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा दिल साफ है। इसे बाइक टैक्सी चलाने में बर्बाद मत करो। जाओ और पढ़ो, अपना ज्ञान बढ़ाओ। पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन हिम्मत और ज्ञान तुम्हें किसी भी तूफान का सामना करने में मदद करेंगे और तुम्हें बड़े पैमाने पर और लोगों की रक्षा करने में मदद करेंगे। प्रिया आगे बढ़ी और सीधे रोहन की आंखों में देखा। उसके गाल गुलाबी हो गए। रोहन, पढ़ने जाओ। मुझे और मां को साथ देने के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रोहन ने अपने हाथ में फाइल को देखा, अंजलि जी की उम्मीद भरी आंखों और प्रिया की दीप्तिमान मुस्कान को देखा। उसने नीचे बहती नदी को देखा। इस नदी ने लालच की क्रूरता देखी थी, लेकिन इसने उसे एक अद्भुत अवसर भी दिया था। उसे वे रातें याद आईं जब अंजलि जी ने उसे लोगों को पढ़ना, सोचना सिखाया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा कभी नहीं मरी थी, बस उसे मौका नहीं मिला था। और अब वो मौका उसके हाथ में था, जो दया और कृतज्ञता द्वारा दिया गया था। रोहन ने एक गहरी सांस ली, ताज़ी हवा को अपने फेफड़ों में महसूस किया। उसने अपना सिर ऊंचा उठाया और अपने जीवन की सबसे आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। जी, मैं पढ़ने जाऊंगा। मैं आपको और प्रिया जी को निराश नहीं करूंगा। अंजलि जी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। प्रिया खुशी से चिल्लाई। रोहन ने अपनी पुरानी फीकी बाइक टैक्सी जैकेट उतारी, उसे करीने से मोड़ा और सीट पर रख दिया।
ये एक कठिन लेकिन गर्व भरे अतीत को अलविदा कहना था। वो दो महिलाओं की ओर बढ़ा, उस कार की ओर जो उसे एक नए क्षितिज पर ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। नदी के एक हिस्से को लाल रंग में रंग रहा था। पानी बहता रहा, उपजाऊ गाद लेकर हरे भरे किनारों का पोषण करता रहा। जैसे अच्छाई और दया इस जीवन में चुपचाप बहती रहती है, योग्य लोगों के लिए सुखद अंत का निर्माण करती है। बाइक टैक्सी ड्राइवर और अरबपति महिला की कहानी समाप्त होती है, लेकिन एक नई आशाजनक यात्रा अभी शुरू हुई है। देवियों और सज्जनों, कहानी समाप्त हो गई है। लेकिन शायद उस जर्जर किराए के कमरे में गरम प्याज के दलिया की गूंज हमेशा बनी रहेगी। ये जीवन उस रात की नदी की तरह है। शांत सतह के नीचे लालच और अपराध के काले भंवर हो सकते हैं, फिर भी सबसे अंधेरे कीचड़ में भी मानवीयता का कमल खिलता है और अपनी सुगंध फैलाता है। विक्रम का पैसा हथकड़ियों की तरह ठंडा था, जबकि रोहन का दिल सुबह की धूप की तरह गर्म था, जिसने एक जीवन को बचाया। कर्म का नियम हालांकि मौन है, निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। जो हवा बोएगा वो तूफान काटेगा, और जो दया का बीज बोएगा, चाहे बंजर भूमि पर ही क्यों न हो, निश्चित रूप से संतुष्टि का मीठा फल काटेगा। उम्मीद है कि ये कहानी आपको दया की शक्ति में और अधिक विश्वास करने में मदद करेगी। यदि आपको सहानुभूति मिली है तो कृपया जीवन की रोशनी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें, ताकि हम सब मिलकर हर दिन प्यार की मोमबत्तियां जला सकें। धन्यवाद, और अगली कहानियों में फिर मिलेंगे। दोस्तों, आप सब ये कहां से देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमें कमेंट्स में जरूर सुनाइए। हमें आपकी कहानियां पढ़ने में बहुत खुशी होगी।